Good morning, everyone. The last time we had completed with the revision of the salary head, and since we have a good amount of time with us, so let us also complete the revision of the most easy head, that is business head. तो कहानी खत्म हो जाएगी, फिर जो भी थोड़ा बहुत पीएम है वो अपन बात कर लेंगे. तो लेट अस एड्रेस द रिवीजन ऑफ द बिजनेस हेड. तो अपने 3 बड़े हेड्स, बड़े छोटे जैसे भी हैं, वो हो जाएंगे. ठीक है, आपके नोट्स आप ओपन कर सकते हो, और नोट्स जब आप ओपन करोगे तो उसमें आप सिलसिलेवार चीजों को देखते जाओ, सीक्वेंस वाइज देखते जाओ. तो सीक्वेंस वाइज चीजों को देखते जाओ. हाँ, और सिलसिला खत्म हो जाएगा. ठीक है, तो आपके नोट्स में बिजनेस हेड स्टार्ट होता है विद द डेफिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स. What is a business? What is a profession? Section 2, subsection 13 defines what is a business. Business includes trade, commerce, manufacture, or adventure in the nature of trade, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर. बिजनेस कॉमन सेंस में जो है वो तो है ही, उसके अलावा ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर भी बिजनेस है. और एक आइसोलेटेड एक्टिविटी जो बिजनेस के नेचर में की जा रही है वो भी बिजनेस है. एडवेंचर इन द नेचर ऑफ ट्रेड भी एक बिजनेस है. फिर एक दूसरा शब्द है प्रोफेशन. प्रोफेशन की डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 36 में दी गई है. लिखा है प्रोफेशन इंक्लूड्स वोकेशन. तो कॉमन सेंस में जो स्किल ओरिएंटेड एक्टिविटी है वो तो प्रोफेशन है ही, साथ में वोकेशन, हॉबी, वो भी एक प्रोफेशन है. अगर उसको करते हुए हम कुछ इनकम कमा लेते हैं, सो दैट इज ऑल्सो अ प्रोफेशन. बिजनेस और प्रोफेशन से होने वाली जो इनकम है वो बिजनेस हेड में टैक्सेबल है. एक बहुत छोटा सा चीज लिखी गई है, वो है कुछ ऐसे केसेस जहां बिजनेस से होने वाली इनकम बिजनेस हेड में टैक्सेबल नहीं होती है. तो एक है डिविडेंड. डिविडेंड इनकम जो भले ही बिजनेस से संबंधित है, बट स्टिल it may not be taxable under business head, it is income from other sources. ऐसे ही लॉटरी इनकम, ऐसे ही गिफ्ट इनकम, रेंट इनकम फ्रॉम अ हाउस प्रॉपर्टी, जो भले ही बिजनेस से संबंधित है पर बिजनेस हेड में टैक्सेबल नहीं है, वो किसी और हेड में, हाउस प्रॉपर्टी हेड, अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो सकती है. बिजनेस हेड के 3 गोल्डन रूल्स थे जो आपके नोट्स में लिखे गए थे. Rule number one is Income Tax Act overrides the accounts. तो अगर अकाउंट्स और इनकम टैक्स में कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो जो प्रिवेल करेगा वो इनकम टैक्स एक्ट करेगा, अकाउंट्स नहीं प्रिवेल करेगा. इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इनकम टैक्स एंड अकाउंट्स, अकाउंट्स के प्रिंसिपल्स, अकाउंट्स का कोई रेलेवेंस नहीं है इनकम टैक्स में जनरली. हावेवर अगर इनकम टैक्स एक्ट किसी पॉइंट पे साइलेंट है, सो यू हैव टू रेफर द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट. मेरा सिंपल स्टेटमेंट ये है कि अगर इनकम टैक्स एक्ट में कुछ दिया है तो उस हिसाब से कर लो, और इनकम टैक्स एक्ट अगर साइलेंट है तो जो अकाउंट्स कहता है उस हिसाब से कर लो. रूल नंबर 2, एवरी ईयर is a different unit of taxation.
किसी और साल की इनकम किसी और साल टैक्स नहीं की जा सकती है, किसी और साल का खर्चा किसी और साल अलाउ नहीं किया जा सकता है. एवरी ईयर इज अ डिफरेंट यूनिट ऑफ टैक्सेशन. द रूल नंबर 3 इज अ रियल इनकम थ्योरी, और ये रूल है रियल इनकम थ्योरी. इनकम टैक्स में बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमने क्या डेबिट कर दिया या क्रेडिट कर दिया वो इररेलेवेंट है, और इनकम टैक्स में जो रेलेवेंट है वो है इनकम टैक्स एक्ट के प्रावधान. अगर कोई इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस के हिसाब से टैक्सेबल है तो वो टैक्सेबल है. अगर कोई खर्चा इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस के हिसाब से अलावेबल है तो वो अलावेबल है. इट इज इममटीरियल कि अकाउंट्स में वो खर्चा डेबिट किया है या नहीं, या इनकम क्रेडिट की है या नहीं. अकाउंट्स में इनकम को क्रेडिट नहीं भी किया जाए तो भी उस पर टैक्स लग सकता है, प्रोवाइडेड इट इज टैक्सेबल विद इन द 4 कॉर्नर्स ऑफ द एक्ट. और अगर कोई खर्चे को डेबिट नहीं भी किया जाए तो इट इज समथिंग विच इज अलावेबल, प्रोवाइडेड इट इज अलावेबल विद इन द 4 कॉर्नर्स ऑफ द लॉ. इसी प्रकार से कोई खर्चा डेबिट कर दिया तो सिर्फ डेबिट कर देने भर से अलाउ नहीं होगा, वो अलाउ तभी होगा जब कानून के प्रावधानों के हिसाब से वो अलावेबल है. रियल इनकम थ्योरी है कि बुक्स इररेलेवेंट है और इनकम टैक्स के हिसाब से हमको सोचना है. बिजनेस हेड का पहला सेक्शन था सेक्शन 28. सेक्शन 28 में पहला पॉइंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद बहुत सारी इनकम जिसे डीम्ड बिजनेस इनकम मान लिया गया है, जिसको अपन कहते हैं कि ये सेकेंड लेयर की बात है, सेकेंड सेगमेंट में पढ़ना चाहिए. पहले सेगमेंट में बिजनेस हेड का ये प्रोविजन है 28 क्लॉज 1. एज पर सेक्शन 28 क्लॉज 1, प्रॉफिट्स एंड गेन्स अराइजिंग आउट ऑफ business or profession carried on by the assessee are chargeable under business head. तो एक तो असेसी के द्वारा बिजनेस या प्रोफेशन किया जाना चाहिए. ये जो बिजनेस या प्रोफेशन असेसी ने किया ये करंट ईयर में किया जाना चाहिए, और ये जो है इससे प्रॉफिट्स एंड गेन्स आना चाहिए. अगर तीनों कंडीशंस फुलफिल हो जाती है तो बिजनेस हेड में टैक्स लगेगा. बिजनेस और प्रोफेशन है असेसी के द्वारा करंट प्रीवियस ईयर में किया गया और उससे प्रॉफिट्स एंड गेन्स आ गए. 4 छोटे छोटे पॉइंट्स पड़े थे जो इनकम के कॉन्सेप्ट थे, और वही यहां पर है. प्रॉफिट मतलब नेट इनकम, खर्चा माइनस करने के बाद. प्रॉफिट्स इंक्लूड्स लॉसेस, लॉस हो गया तो भी उसका सेट ऑफ मिलेगा. अगेन रियल इनकम थ्योरी, इनकम टैक्स में नोशनल प्रॉफिट नहीं रियल प्रॉफिट पे टैक्स लगेगा. एंड प्रॉफिट मींस अ रेवेन्यू रिसिट, कैपिटल रिसिट्स पर आपको इनकम टैक्स नहीं लगेगा. रियल इनकम, रेवेन्यू रिसिट, खर्चे माइनस करने के बाद, और पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो, प्रॉफिट्स पे टैक्स लगेगा. यह है प्रॉफिट्स एंड गेन्स अराइजिंग आउट ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन. एक स्मॉल पॉइंट दिया हुआ है सब्सिडी. सब्सिडी रेवेन्यू हो या कैपिटल, सब्सिडी इज ऑलवेज deemed to be income. Generally subsidy is taxable. गवर्नमेंट से जो भी सब्सिडी ग्रांट मिलती है वो टैक्सेबल. हावेवर अगर वो किसी असेट के संबंध में है तो उस असेट की कॉस्ट में से कम हो जाएगी, उस पर अलग से टैक्स नहीं लगेगा. और अगर ये जो सब्सिडी दी गई है ये किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को दी गई है जो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है, गवर्नमेंट कॉरपोरेशंस या कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को जो चैरिटी मिलती है, सब्सिडी मिलती है, वो एग्जम्प्ट है. ऐसा वहां लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट कॉरपोरेशन जिसको गवर्नमेंट ही सब्सिडी दे रहा है तो वो सब्सिडी जो है वो एग्जम्प्ट है. दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट. इसके अलावा बिजनेस हेड में दिया है हेडिंग डीम्ड बिजनेस इनकम. इसे भी बिजनेस इनकम मान लिया जाएगा, इसे भी बिजनेस इनकम मान लिया जाएगा. मैं 6-7 पॉइंट्स हैं, लाइन बाय लाइन में उसको बोल देता हूं, शॉर्ट में उसको समझ लेते हैं. पहला पॉइंट जो दिया गया है 5 तरह के कंपनसेशन. एनी कंपनसेशन फॉर टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ द टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस इन इंडिया.
किसी को हमने इंडिया में बिजनेस का मैनेजमेंट दिया था और उसके एग्रीमेंट को या तो टर्मिनेट कर रहे हैं या मॉडिफाई कर रहे हैं, उसके लिए उसको हम देंगे कंपनसेशन। वो व्यक्ति जिसे कंपनसेशन मिला उसके हाथ में भले ही ये कैपिटल रिसिट हो, इट इज डीम्ड टू बी अ बिजनेस इनकम। दूसरा पॉइंट, कंपनसेशन फॉर टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ द टर्म्स ऑफ एजेंसी। अगर हमने किसी को एजेंट नियुक्त किया था और उसके एजेंट सी वाले एग्रीमेंट को हम टर्मिनेट कर रहे हैं या मॉडिफाई कर रहे हैं, तो उस एग्रीमेंट को टर्मिनेट या मॉडिफाई करने के लिए अगर हम उसे कंपनसेशन देते हैं तो जिसे ये मिला उसके हाथ में भले ही ये कैपिटल रिसिट हो, इट इज टैक्सेबल। तीसरा पॉइंट दिया गया है, कंपनसेशन फॉर टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ रादर कंपनसेशन फॉर कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। अगर गवर्नमेंट ने किसी बिजनेस के मैनेजमेंट का कंपल्सरी एक्विजिशन कर दिया तो उसके लिए गवर्नमेंट जो कंपनसेशन देती है, जिसे ये कंपनसेशन मिला उसके हाथ में भले ही ये एक कैपिटल रिसिट हो, बट इट इज डीम्ड टू बी इनकम। चौथा है एंटी कॉम्पिटिटिव फीस। अगर बिजनेस या प्रोफेशन को नहीं करने का एग्रीमेंट है, अंडर एन एग्रीमेंट नॉट टू कैरी ऑन अ बिजनेस, अगर कोई कंपनसेशन मिलता है तो ये कंपनसेशन जिसे मिला उसके हाथ में इट इज टैक्सेबल एज अ बिजनेस इनकम। अदरवाइज भले ही वो कैपिटल रिसिट हो, बट इट इज डीम्ड टू बी अ बिजनेस इनकम। नेक्स्ट इज कंपनसेशन फॉर नॉट शेयरिंग नो हाउ। किसी ने रिसर्च करके कोई नो हाउ डेवलप किया और उसको नहीं शेयर करने के एग्रीमेंट के अंतर्गत अगर कोई कंपनसेशन मिलता है तो जिसे ये कंपनसेशन मिलता है उसके हाथ में इट इज टैक्सेबल, भले ही अदरवाइज ये कैपिटल रिसिट हो, बट इट इज डीम्ड टू बी अ बिजनेस इनकम। इसके बाद आप अगला पॉइंट देखोगे, अगला पॉइंट दिया गया है एनी सम विच इज रिसीव्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ 35 AD एसेट। 35 AD एसेट्स के लिए जो आपको पैसा मिलता है ट्रांसफर पे, 5 तरह के कंपनसेशन, फिर 35 AD एसेट्स। अगला पॉइंट दिया गया है म्यूचुअल कंसर्न को अगर स्पेसिफिक सर्विसेज प्रोवाइड करके इनकम होती है तो वो जो स्पेसिफिक सर्विस की इनकम होती है दैट इज चार्जेबल अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन। म्यूचुअल कंसर्न मतलब ऐसा कंसर्न जहां जिन्होंने पैसा कंट्रीब्यूट किया उन्हीं के बेनिफिट के लिए पैसा यूज किया जा रहा है, और अगर कोई सरप्लस बच जाएगा तो आपस में बांट लिया जाएगा। तो अगर कोई म्यूचुअल कंसर्न है और उसमें स्पेसिफिक सर्विस प्रोवाइड करके इनकम हो रही है तो वो टैक्सेबल है, और अगर उसमें म्यूचुअलिटी वाली इनकम हो रही है तो वो टैक्स फ्री है। एनी परक्विजिट नॉन मॉनेटरी बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन, किसी को अपने क्लाइंट से गिफ्ट वगैरह मिल गए तो वो इट इज चार्जेबल अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन। क्लाइंट ने कार दे दी तो वो कार की जो मार्केट वैल्यू है इज चार्जेबल अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन। दैट इज द सीरियल नंबर। नेक्स्ट अगला पॉइंट दिए गए हैं कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंसेंटिव्स। एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंसेंटिव्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंसेंटिव्स जो एसएससी को मिलते हैं वहां पर नाम लिखे हैं कुछ, जिसमें लिखा है ड्यूटी ड्रॉबैक, फिर है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस, फिर है कैश असिस्टेंस, और आखिरी है DEPB ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक के ट्रांसफर से प्रॉफिट। ये कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंसेंटिव्स हैं जो एसएससी को मिलते हैं, भले ही ये कैपिटल अकाउंट पे हो, दे आर डीम्ड टू बी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अगला पॉइंट जो दिया गया है वो है कि पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर को जो सैलरी मिलती है वो सैलरी पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल है, सैलरी एज वेल एज इंटरेस्ट। ये जो पार्टनर को मिलता है इट इज चार्जेबल अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन, दैट इज द प्रपोजिशन, नॉट अंडर द हेड सैलरी, इट इज चार्जेबल अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन। अगला पॉइंट जो दिया गया है वो है की मैन इंश्योरेंस। ऑर्गेनाइजेशन ने अपने की मैन का इंश्योरेंस कराया
और की मैन के इंश्योरेंस पे अगर की मैन इंश्योरेंस का क्लेम अराइज होता है, हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन का एक की मैन का इंश्योरेंस कराया और इंश्योरेंस करा के उस व्यक्ति ने रिजाइन कर दिया बाद में, तो हमें उसका क्लेम मिला। ये जो क्लेम मिलेगा ये कंपनी को मिलता है, कंपनी के हाथ में इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन। और अगर हमने अपने की मैन का इंश्योरेंस कराया तो की मैन इंश्योरेंस में अगर ये क्लेम नहीं अराइज होता है और इसकी मैच्योरिटी पे कोई इनकम आती है तो वो मैच्योरिटी टैक्सेबल होती है एम्प्लॉय के हाथ में अंडर द हेड सैलरीज। तो ये कुछ तरह की इनकम है जिसे बिजनेस इनकम मान लिया जाएगा। कंपनसेशन 5 तरह के, 35 AD एसेट्स को ट्रांसफर करके, म्यूचुअल कंसर्न को स्पेसिफिक सर्विस से इनकम, परक्विजिट्स अराइजिंग आउट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंसेंटिव्स, एंड देन पार्टनरशिप फॉर्म से पार्टनर को मिलने वाली सैलरी और इंटरेस्ट, एंड लास्टली कीमैन इंश्योरेंस का क्लेम, दैट इज डीम्ड टू बी अ बिजनेस इनकम। अगला एक सेक्शन था सेक्शन 29। एज पर सेक्शन 29 बिजनेस इनकम कैलकुलेट करने के लिए आपको उन खर्चों का डिडक्शन मिलेगा जो सेक्शन 30 to 38 में कवर होते हैं, अलावेबल बिजनेस एक्सपेंडिचर। और बिजनेस इनकम कमाने के लिए वो खर्चे डिसअलाउ हो जाएंगे जो 40 to 43C में फॉल होते हैं, डिसअलावेबल एक्सपेंसेस। तो बिजनेस हेड को अपन ने 2 सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया, अलावेबल एंड डिसअलावेबल एक्सपेंसेस। अलावेबल है 30 to 38 और डिसअलावेबल है 40 to 43C। अब 2 छोटी छोटी बातें थी, इसके बाद सारे सेक्शंस अपन एक एक करके सोच सकते हैं। एक छोटी बात है कि बिजनेस हेड में यू कैन फॉलो मेथड ऑफ अकाउंटिंग एंड यू हैव अ चॉइस, यू कैन फॉलो ईदर कैश सिस्टम और मर्केंटाइल सिस्टम। आप दोनों में से एक मेथड फॉलो कर सकते हो, यू कैन नॉट फॉलो हाइब्रिड मेथड। आपको चॉइस है कैश और मर्केंटाइल की, हर बिजनेस के लिए अलग मेथड फॉलो कर सकते हो। से फॉर वन बिजनेस यू कैन फॉलो मर्केंटाइल, फॉर अनदर बिजनेस यू कैन फॉलो कैश। और तीसरा, whatever method you are following should be followed consistently, however you can change the method of accounting and that change should be more scientific, more rational, that is the proposition. इसके बाद दूसरी चीज दी गई है कि बिजनेस हेड में खर्चों का डिडक्शन तो मिल जाएगा, वो तो दिया है, पर बिजनेस में अगर कोई स्टॉक इन ट्रेड जल जाता है या चोरी हो जाता है, कैश चोरी हो जाता है, बिजनेस में होने वाले जो लॉसेस हैं उन लॉसेस का क्या होगा, दैट इज द इशू। बिजनेस में होने वाले लॉसेस क्या अलावेबल हैं? तो हमने कहा था कि बिजनेस में जो टैक्सेबल है वो अल्टीमेटली है प्रॉफिट्स एंड गेन्स। एंड कोर्ट्स ने कहा कि बिजनेस में जो लॉसेस हो जाते हैं उन लॉसेस का हमको डिडक्शन मिलेगा, क्योंकि नेट प्रॉफिट टैक्सेबल है एंड नेट प्रॉफिट कैन बी कैलकुलेटेड ओनली आफ्टर डिडक्टिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो लॉसेस भी माइनस करने पड़ेंगे। तो अगर फैक्ट्री में आग लग जाती है और स्टॉक वगैरह जल जाता है, चोरी हो जाता है, कैश चोरी हो जाता है, कोई अकाउंटेंट फ्रॉड कर लेता है जिससे लॉस हो जाता है, वो सब लॉसेस अलावेबल हैं। अल्टीमेट प्रिंसिपल ये है कि लॉसेस का डिडक्शन तब मिलेगा व्हेन द लॉस इज अ रियल लॉस, रेवेन्यू लॉस एंड इट इज incidental to business. If all the 3 conditions are satisfied, हमें बिजनेस में होने वाले लॉसेस का डिडक्शन मिल जाएगा। That is the proposition we have. इसके बाद अगला सेगमेंट था जहां पर हमने स्पेसिफिक सेक्शंस पढ़ना चालू किए। वैसे हमने बिजनेस हेड को 2 अलग अलग लेयर्स में पढ़ा था, but I am going in the section sequence as per the notes so that you can just scroll and study the thing. Section 30 was first of the sections, section 31 was second section. As per section 30, आपने जो भी बिल्डिंग बिजनेस में यूज कर रहे हो, प्रीमाइसेस जो बिजनेस में यूज आ रहे हैं, उस बिल्डिंग के संबंध में आपको RRIT 4 खर्चों का डिडक्शन मिलेगा
रेंट, रिपेयर्स, इंश्योरेंस एंड टैक्सेस। ये 4 खर्चों का आपको डिडक्शन मिलेगा। रिपेयर्स में ध्यान देने की बात यह है कि डिडक्शन नहीं मिलेगा अगर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इट शुड ओनली बी अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नो डिडक्शन शैल बी अलाउड ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर। दूसरी चीज है कि सेक्शन 31 कहता है कि जो प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर बिजनेस में यूज आ रहा है, उसके बाद को 2 खर्चों का डिडक्शन मिलेगा, आर और आई, दैट इज रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस। इन 2 खर्चों का डिडक्शन मिलेगा। इसके अलावा किसी खर्चे का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा यहां पे। पर ऑफ कोर्स देयर इज वन सेक्शन 37 जिसमें दुनिया के तमाम रेवेन्यू एक्सपेंसेस जो बिजनेस के हैं वो अलाउड हैं, तो वहां उसको क्लेम कर लेना। प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर पे से आपने कोई टैक्सेस पे किया, यू कैन क्लेम इट अंडर सेक्शन 37, या रेंट पे किया, यू कैन क्लेम इट अंडर सेक्शन 37। 31 में 2 ही खर्चे अलाउड होते हैं, रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस, और उसमें भी अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो उसका डिडक्शन सेक्शन 31 में नहीं मिलेगा। अगला सेक्शन, बड़ा सेक्शन, इंपॉर्टेंट सेक्शन था, सेक्शन 32, डेप्रिसिएशन। एज पर सेक्शन 32 आपको डेप्रिसिएशन कब मिलेगा, एक तो ये इशू है, और फिर मिलेगा तो उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। डेप्रिसिएशन तभी मिलता है व्हेन द एसेट इज ओन्ड बाय द एसेसी एंड इट इज यूज्ड फॉर द पर्पसेस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। ओनरशिप से मतलब हमारा है बेनिफिशियल ओनरशिप। ऐसा केस जहां पर एसेसी के पास राइट्स ऑफ ओनरशिप हैं, उसको कहते हैं बेनिफिशियल ओनरशिप। सो इफ assessee has rights of ownership, assessee is the beneficial owner, assessee को depreciation मिलेगा। मियर possession होने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, मियर लीगल टाइटल होने से कुछ नहीं होगा। assessee के पास अगर राइट्स ऑफ ओनरशिप हैं तो assessee को depreciation मिलेगा। और फिर दूसरी कंडीशन है, asset should be used for the purposes of business or profession carried on by the assessee। तो यूज्ड में 3 चीजें इंपॉर्टेंट थी। एक इंपॉर्टेंट था कि अगर असेट को पैसिवली भी यूज किया गया है, पैसिव यूज भी किया गया है, तो भी डेप्रिसिएशन मिलेगा। पैसिव यूज मतलब रेडी टू यूज, द मोमेंट द असेट इज रेडी टू यूज आपको डेप्रिसिएशन मिलने लग जाएगा। दूसरा यह है कि यूज मतलब जरूरी नहीं है कि फुल ईयर यूज किया जाए, इवन इफ इट इज यूज्ड फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर आपको डिप्रिसिएशन मिलेगा। एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि वी डोंट फॉलो प्रो रेटा मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन, मतलब नंबर ऑफ डेज का हम कभी डिप्रिसिएशन नहीं निकालते हैं। जिस साल असेट खरीदा उस साल हमको जनरली साल भर का डिप्रिसिएशन मिलेगा, जिस साल असेट बेचा उस साल हमें डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। प्रिंसिपली डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन होता है ईयर एंड पे, और अगर ईयर एंड पे एसेट एग्जिस्टेंस में है तो हमें डेप्रिसिएशन मिलेगा, ईयर एंड पे एसेट एग्जिस्टेंस में नहीं है तो डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। तो हमको टेक्निकली ये देखना है कि ईयर एंड पे ये एसेट ब्लॉक में है या नहीं है। ईयर एंड पे है तो मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। तो जिस साल खरीदा उस साल मिलेगा, जिस साल बेच दिया उस साल नहीं मिलेगा। जिस साल खरीदा वैसे उस साल पूरे साल का डिप्रिसिएशन मिलेगा। हाउएवर देयर इज सम 180 डेज क्राइटेरिया ओवर देयर जिसको अपन बात करते हैं अभी। अब दूसरी चीज आती है कि अगर डिप्रिसिएशन मिलेगा तो कैसे मिलेगा। तो एक तो मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन जनरली रहता है WDV, एक्सेप्ट पावर जनरेशन, उसको अलग से बात करते हैं। दूसरा चीज है इंस्टेड ऑफ गिविंग डिप्रिसिएशन ऑन असेट वाइज, हर असेट पे डिप्रिसिएशन निकालने की जगह यू कैलकुलेट द डिप्रिसिएशन ब्लॉक वाइज। ब्लॉक ऑफ असेट्स क्रिएट किए जाते हैं बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ असेट्स एंड द रेट्स ऑफ द डिप्रिसिएशन। अगर टाइप एज वेल एज रेट सेम है तो असेट्स एक ही ब्लॉक में आएंगे, एंड टाइप एज वेल एज रेट सेम नहीं है तो अलग अलग ब्लॉक में आएंगे। हर ब्लॉक की आपको WDV निकालनी पड़ती है,
WDV के लिए आप लेते हो ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग WDV, उसमें आप जितने के भी असेट्स खरीदे उसको ऐड कर देते हो। ऐड परचेजेस, ओपनिंग WDV ऐड परचेजेस, परचेजेस को हम थोड़ा अच्छा नाम देते हैं, ऐड एक्चुअल कॉस्ट, जो असेट्स खरीदे उसकी कॉस्ट ऐड कर देते हैं, लेस सेल प्रोसीड्स, सेल प्रोसीड्स को वहां नाम दिया गया है मनी पेएबल, और इससे आ जाता है क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस पे आप डिप्रिसिएशन दे देते हो, और डिप्रिसिएशन देके फिर आ जाता है क्लोजिंग WDV। ये क्लोजिंग WDV अगले साल का ओपनिंग WDV बन जाता है, एंड दैट इज द वे यू डू द कैलकुलेशन। डिप्रिसिएशन में एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ये है कि कभी भी आप ये नहीं देखते हो कि ये असेट को कितने में खरीदा था और अब कितने में बेचा। इंडिविजुअल असेट पे कभी आप इनकम नहीं निकालते हो, आप तो असेट्स को आप ग्रुप कर देते हो इनटू ब्लॉक्स। तो ब्लॉक में जितनी भी उस असेट की परचेज प्राइस है पूरी जोड़ देते हो, और जितनी भी सेल प्राइस है वो पूरी माइनस कर देते हो। भले ही वो कॉस्ट से भी ज्यादा में बिक जाए और वो भले ही लॉस में बिक जाए, हम तो पूरी सेल प्राइस को माइनस कर देते हैं, एंड दैट इज हाउ यू कैलकुलेट दी WDV ऑफ दी असेट। एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि जब भी आप ब्लॉक ऑफ असेट्स फॉलो करते हो तो आपको दो चीजों पर ध्यान देना चाहिए कि इस ब्लॉक में ईयर एंड पे कितने असेट बचे हैं और बैलेंस कितना है। नंबर ऑफ असेट्स एंड अमाउंट इज इंपॉर्टेंट। अगर ब्लॉक में नंबर भी हैं, असेट्स भी बचे हैं और बैलेंस भी बचा है, तो ही डेप्रिसिएशन दिया जाता है। अगर नंबर 0 हो गया पर बैलेंस बच गया तो इनफैक्ट आपको लॉस हो गया, उसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। और अगर बैलेंस नेगेटिव हो गया, नंबर बचा हो या नहीं हो पर बैलेंस अगर नेगेटिव हो गया तो उसको कहते हैं हम गेन्स, और उसका नाम होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। अल्टीमेटली डेप्रिसिएशन का अगर क्वेश्चन है तो ब्लॉक में नंबर्स भी बचे होने चाहिए और अमाउंट भी बचा होना चाहिए। कुछ भी अगर गड़बड़ हो गया सो इट विल रिजल्ट इन अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और अ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। दैट इज द प्रपोजिशन। अब ब्लॉक में हमको कुल मिला के 5 चीजें पढ़नी थी, सिलसिलेवार हमने उसको पढ़ लिया। सबसे पहली बात है द टाइप्स ऑफ असेट्स एंड द रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन। थोड़ा सा इसको अपन बोल लेते हैं, फिर सेकेंड पॉइंट पर आते हैं। बिजनेस हेड में इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन पर्पसेस के लिए देयर आर 10 टाइप्स ऑफ असेट्स। टैंजिबल में 3 हैं, इनटैंजिबल में 7 हैं। टैंजिबल में एक एक असेट को बोलता हूं और उसके रेट भी बोलते जाता हूं। सबसे पहला असेट है बिल्डिंग। बिल्डिंग का जो बेसिक रेट है वो है 10%। हावेवर इफ द बिल्डिंग इज अ गेस्ट हाउस, रेसिडेंस एक्सेट्रा, तो उसका रेट है 5%। दूसरा टैंजिबल असेट है दैट इज फर्नीचर। फर्नीचर एंड फिक्चर्स, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%। तीसरा टैंजिबल असेट है रेसिडुअरी असेट विच इज प्लांट एंड मशीनरी। जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग है, जो फर्नीचर है वो फर्नीचर है, उसके अलावा सब चीजें जो है वो प्लांट एंड मशीनरी है। प्लांट एंड मशीनरी का बेसिक रेट है 15%। हावेवर अगर ये मोटर कार है तो उसका रेट 15% है। हावेवर अगर ये मोटर कार यूज फॉर द बिजनेस ऑफ हायरिंग है, किराए पे चलाने के बिजनेस में यूज होती है, तो रेट है 30%। कंप्यूटर इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर द रेट इज 60%। फिर उसके बाद दिया है बुक्स ऑफ अ प्रोफेशनल। बुक्स ऑफ अ प्रोफेशनल अगर वो एनुअल पब्लिकेशन है तो रेट है 100%, अदर देन एनुअल पब्लिकेशन है तो रेट है 60%। और फिर दिया हुआ है विंड मिल्स। विंड मिल्स का रेट 1 अप्रैल 14 के बाद खरीदी तो 80% है। दैट इज द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। 3 टैंजिबल असेट हो गए, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी में क्या है कि प्लांट की डेफिनेशन भी दी गई है और उसमें लिखा हुआ है प्लांट इंक्लूड्स शिप्स, व्हीकल्स, देन बुक्स, सर्जिकल इक्विपमेंट्स एंड साइंटिफिक एपेरेटस। और फिर प्लांट एक्सक्लूड्स लाइव स्टॉक, टी बुशेस, चाय की झाड़ियां, एंड देन यू हैव बिल्डिंग एंड फर्नीचर। ये प्लांट की डेफिनेशन है। अल्टीमेटली मैं तो कहता हूं कि रेसिडुअरी क्लॉज है। जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग है, जो फर्नीचर है
वो फर्नीचर है, और बाकी सब टेंजिबल चीज जो है वो प्लांट है। फिर उसके बाद आते हैं इंटेंजिबल असेट्स। इंटेंजिबल में 7 टाइप ऑफ असेट्स होते हैं: नो हाउ, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी एंड एनी अदर बिजनेस और कमर्शियल राइट ऑफ सिमिलर नेचर। क्या गुडविल पर डेप्रिसिएशन मिलेगा? तो हमने कहा था गुडविल फॉल्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ एनी अदर बिजनेस और कमर्शियल राइट of similar nature, applying the test of agesim generis. Applying this test, goodwill falls under any other business or commercial right of similar nature. Particular words के बाद एक general word use किया गया है, any other business or commercial right of similar nature. तो इसमें वैसी चीजें आ सकती है जो पर्टिकुलर वर्ड से मिलती जुलती है, तो ब्रांड नेम वगैरह जैसी चीजें आ सकती है एनी अदर राइट में। एंड ऑफ कोर्स गुडविल कैन फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ एनी अदर कमर्शियल राइट ऑफ सिमिलर नेचर। ये हो गए टाइप्स ऑफ असेट्स एंड द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। एक छोटी सी बात, इंटेंजिबल में जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो है 25%। दिस इज द स्टैंडर्ड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर इंटेंजिबल्स। इसके बाद अगला सेगमेंट आता है ब्लॉक में जो जुड़ेगा, सेकेंड क्वेश्चन, वो जुड़ेगा एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द असेट एक्वायर्ड बाय द एसएससी शुड बी एडेड इन द ब्लॉक। एक्चुअल कॉस्ट के लिए 5 स्पेशल प्रोविजंस दिए हैं। बेसिक रूल तो यह है कि जो कॉस्ट है वो कॉस्ट है, हावेवर 5 स्पेसिफिक रूल्स दिए हैं कॉस्ट निकालने के लिए, जिसमें पहला रूल है कि अगर एसएससी ने साइंटिफिक रिसर्च एसेट खरीदा, अब अगर वो उसको अपने बिजनेस में लेके आता है तो इट विल बी एडेड टू द ब्लॉक एट निल वैल्यू। दूसरा रूल है कि अगर एसएससी ने 35 एडी वाले बिजनेस के लिए एसेट खरीदा तो इट शुड बी एडेड टू द ब्लॉक एट निल वैल्यू। सिंपल थ्योरी ये है कि क्योंकि ऑलरेडी इन सेक्शंस के अंतर्गत इस पे 100% आप डिडक्शन क्लेम कर चुके हो, बल्कि कई बार तो ज़्यादा कर चुके हो, तो अगर आप उसको ब्लॉक में जोड़ोगे तो ऐसी परिस्थिति में अब उस पर डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, उसको ब्लॉक में निल वैल्यू में ऐड किया जाएगा। तीसरा था एक कोई एक्सप्लेनेशन 2 सेक्शन 43 सब सेक्शन 1। ये एक्सप्लेनेशन बात करता है गिफ्ट विल इनहेरिटेंस। ये एक्सप्लेनेशन तब लगेगा जब 2 कंडीशंस फुलफिल होती है। कंडीशन नंबर 1, एक असेट किसी एसएससी ने अपने बिजनेस या प्रोफेशन में यूज किया, इट इज यूज्ड फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन, एंड दिस असेट इज गिवन टू अदर एसएससी अंडर गिफ्ट और विल और इनहेरिटेंस। मिस्टर ए ने इस असेट को अपने बिजनेस में यूज किया, इस पे ऑलरेडी डेप्रिसिएशन ले लिया, अब मिस्टर ए के द्वारा ये असेट बी को ट्रांसफर कर दिया गया गिफ्ट विल इनहेरिटेंस में। हमारा एसएससी है मिस्टर बी, जिसको ये असेट मिला, जिसे ये असेट मिला उसके लिए ये असेट ब्लॉक में ऐड किया जाएगा एट द कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर। ए ने जितने में खरीदा था माइनस नोशनल डेप्रिसिएशन। नोशनल डेप्रिसिएशन माइनस करके ये फिगर लिया जाएगा। कुछ प्रिंसिपल कैपिटल गेन से जुड़ा हुआ है कि अगर गिफ्ट में एसेट मिलता है तो प्रीवियस ओनर की कॉस्ट लेते हैं, पर क्योंकि प्रीवियस ओनर ऑलरेडी डेप्रिसिएशन ले चुका है तो अब हमको डबल थोड़ी मिल जाएगा। प्रीवियस ओनर की कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन हटा दो, उतना जितना प्रीवियस ओनर ले चुका है, पर क्योंकि इंडिविजुअल असेट पे तो कोई डेप्रिसिएशन निकलता ही नहीं है, इसीलिए हम ले लेंगे नोशनल डेप्रिसिएशन ऑफ द प्रीवियस ओनर, ट्रीटिंग द असेट एज द ओनली असेट इन द ब्लॉक। यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज थी कि जो प्रीवियस ओनर का डेप्रिसिएशन निकाला जाएगा उसके लिए रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या रहेगा, तो दिया हुआ है कि हर साल जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, ईयर टू ईयर रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन है, उनको कंसीडर किया जाएगा फॉर कैलकुलेटिंग द डेप्रिसिएशन। दैट इज द नेक्स्ट ऑफ द केसेस विच वाज देयर। इसके बाद आता है एक अलग एक्सप्लेनेशन, और वो अलग एक्सप्लेनेशन था एक्सप्लेनेशन नंबर 5,
एक्सप्लेनेशन नंबर 5 पहले बात करते हैं. एज पर एक्सप्लेनेशन नंबर 5, अगर कोई असेसी ने एक बिल्डिंग पर्सनल पर्पसेस के लिए यूज की थी और नाउ दिस बिल्डिंग इज ब्रॉट इनटू द बिजनेस एंड प्रोफेशन. अगर कोई असेसी ने एक बिल्डिंग पहले पर्सनल अपने रेसिडेंस के लिए यूज की एंड नाउ इट इज ब्रॉट इनटू द बिल्डिंग, तो ऐसी परिस्थिति में इस बिल्डिंग को ब्लॉक में ऐड किया जाएगा एट द कॉस्ट, जो असेसी की कॉस्ट है, माइनस नोशनल डिप्रिसिएशन. अल्टीमेटली अपन ने 10, 15, 20 साल पहले एक बिल्डिंग खरीदी और उसको अब बिजनेस में लेके आए, तो उसको कॉस्ट में ही थोड़ी ऐड करना चाहिए. इतने सालों का वियर एंड टीयर को कंसीडर करने के लिए लॉ में उन्होंने लिख दिया कि इट विल बी एडेड टू द ब्लॉक एट कॉस्ट माइनस नोशनल डिप्रिसिएशन. एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि यहाँ पे जो नोशनल डिप्रिसिएशन निकाला जाएगा, वो निकालने के लिए जो रेट लिया जाएगा वो करंट ईयर का रेट लिया जाएगा. जिस साल इसको बिजनेस में लाया गया उस साल जो रेट चल रहे थे उस रेट पे इसको ब्लॉक में ट्रांसफर किया जाएगा. वी टुक एग्जांपल्स ऑन इट टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स हैपन. एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा है, वो ये है कि अगर अंडरलाइंग असेट बिल्डिंग है तो ही इस असेट को बिजनेस में नोशनल डिप्रिसिएशन माइनस करके ऐड किया जाएगा. अगर अंडरलाइंग असेट अदर देन बिल्डिंग है, टिपिकली मोटर कार, अगर अदर देन बिल्डिंग है लाइक मोटर कार, तो ऐसी परिस्थिति में ये नोशनल डिप्रिसिएशन माइनस नहीं किया जाएगा, फिर उसको तो ब्लॉक में ऐड किया जाएगा ओनली एट कॉस्ट. और एक और एक्सप्लेनेशन था, एक्सप्लेनेशन नंबर 10, विच डील्स विथ सब्सिडी. सब्सिडी का बेसिक ट्रीटमेंट. एक्सप्लेनेशन 10, अगर सब्सिडी किसी असेट के लिए दी गई है तो उसको असेट की कॉस्ट में से कम कर देंगे, और अगर सब्सिडी किसी असेट के लिए नहीं दी गई है तो उसको इनकम मान के टैक्स कर लेंगे. मैंने एक सिंपल स्टेटमेंट कहा था कि गवर्नमेंट जब सब्सिडी देती है तो जिस चीज के लिए सब्सिडी देती है वो अपने आप ऑटोमेटिकली अश्योर्ड हो जाता है कि वो आप कर ही नहीं पाओगे. गवर्नमेंट ने अगर मुझे 1 करोड़ का प्रोजेक्ट करने के लिए सब्सिडी दी, तो 1 करोड़ अगर गवर्नमेंट ने दिए है तो उसमें 30% वो टैक्सेबल कर रही है, या तो हाथों हाथ या फिर वो असेट की कॉस्ट में से कम करके डेफर्ड वे में. असेट की कॉस्ट कम कर देंगे तो मेरे को डिप्रिसिएशन कम मिलेगा. इन अ नटशेल, सब्सिडी देके गवर्नमेंट अश्योर कर लेती है कि वो प्रोजेक्ट आप कर ही नहीं पाओगे. तो ये थोड़ा गलत और इम्प्रॉपर लॉ है मेरे हिसाब से कि सब्सिडी को टैक्स कर लिया जाएगा. बट एनीवेज द लॉ इज सब्सिडी विल बी डीम्ड टू बी इनकम, और अगर वो किसी असेट के लिए दी गई है तो उसे असेट की कॉस्ट में से कम कर दिया जाएगा. डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन के 2 मुद्दे हो गए, टाइप्स ऑफ असेट्स एंड द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन. दूसरा मुद्दा हो गया दैट इज द एक्चुअल कॉस्ट. ब्लॉक में जो जुड़ेगा वो जुड़ेगा एक्चुअल कॉस्ट. अब उसके बाद अगला मुद्दा आता है कुछ ऐसे केसेस जहां गिवन रेट से आपको कम डिप्रिसिएशन मिलेगा. ऐसे 3 केसेस थे जहां जो भी गिवन रेट ऑफ डिप्रिसिएशन था उससे आपको कम डिप्रिसिएशन मिलता था. इसमें से सबसे पहला केस था असेट इज एक्वायर्ड एंड यूज्ड फॉर लेस देन 180 डेज. इसकी स्पेसिफिक कंडीशंस को याद करना चाहिए. स्पेसिफिक कंडीशन नंबर 1, asset should be acquired in the previous year, it should be used in the previous year, it should be used for less than 180 days, and lastly it forms part of the closing balance. अगर ये चारों की चारों कंडीशंस फुलफिल होती है तो करंट ईयर में इसके ऊपर जो डिप्रिसिएशन मिलेगा, जो भी गिवन रेट है उससे आपको आधा मिल जाएगा, 50%. तो रेट अगर 15% है तो 7.5, 10 है तो 5% मिल जाएगा. सेम वे फॉर एडिशनल डिप्रिसिएशन, 20% अगर एडिशनल डिप्रिसिएशन का रेट है तो आधा मिलेगा 10%, और 35% अगर एडिशनल डिप्रिसिएशन का रेट है तो 17.5% मिलेगा. दूसरी कंडीशन, दूसरा केस जहां पर गिवन रेट से आपको कम डिप्रिसिएशन मिलेगा, और वो केस है अगर असेट इज पार्टली यूज्ड फॉर बिजनेस
एंड पार्टली यूज फॉर पर्सनल पर्पसेस। अगर असेट हम बिजनेस के लिए भी यूज कर रहे हैं और पर्सनल पर्पस के लिए भी यूज कर रहे हैं तो हमें उस असेट पे उतना ही डेप्रिसिएशन मिलेगा जो हमारा बिजनेस पर्पसेस के लिए है। उसका मैंने स्टैंडर्ड आंसर दिया था कि एग्जाम में आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि असेट 1/4 इज यूज फॉर पर्सनल पर्पसेस या 1/5 इज यूज फॉर पर्सनल पर्पसेस। एक रेशो दिया रहेगा, प्रपोर्शन दिया रहेगा, उस प्रपोर्शन में, उस रेशो में आपको उस एक्सटेंट तक अमाउंट डिसअलाउ कर देना चाहिए। मान लो उन्होंने कहा 1/4 इज यूज फॉर पर्सनल पर्पसेस और टोटल 3 लाख का डिप्रिसिएशन है, तो 3 लाख का 1/4 आपको डिसअलाउ कर देना चाहिए और बैलेंस अमाउंट ही केवल आपको अलाउ होगा। और एक उससे बड़ी बात, इंपॉर्टेंट और टेक्निकल बात ये थी कि अगर मान लो मेरा ब्लॉक का बैलेंस है 20 लाख और मेरा डिप्रिसिएशन बनता है 3 लाख, पर मुझे अलाउ हुआ 2,25,000 क्योंकि असेट पार्टली यूज फॉर पर्सनल पर्पसेस था। तो मेरे ब्लॉक में से कितना कम होगा, 3 लाख या 2,25,000? तो वहां पे लिखा है कि ब्लॉक में से कम होगा डिप्रिसिएशन एक्चुअली अलाउड। जितना मुझे डिप्रिसिएशन एक्चुअली अलाउड हुआ है से 2,25,000, केवल उतना ही अमाउंट ब्लॉक में से कम किया जाएगा। दैट वॉज द इशू वी हैड। उसके बाद तीसरा और आखिरी पॉइंट आता था प्रोपोर्शनेट डिप्रिसिएशन। प्रोपोर्शनेट डिप्रिसिएशन का फिलॉसफी है कि अमालगमेशन, डीमर्जर और रीऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, ऐसी परिस्थिति में एक असेट को साल के कुछ दिन पुराना असेसी यूज कर रहा था और अब क्योंकि रीऑर्गेनाइजेशन हो गया है तो कुछ दिन नया असेसी यूज कर रहा है। तो डिप्रिसिएशन किसको मिलेगा, पुराने को या नए को? उसके लिए गोल्डन रूल है, इस साल ऐसा मान लो कि कोई रीऑर्गेनाइजेशन हुआ ही नहीं और फिर साल भर का डिप्रिसिएशन निकालो और उसको दोनों एंटरप्राइजेस में बांट दो ऑन नंबर ऑफ डेज। जिसने इस असेट को जितने दिन यूज किया उतने नंबर ऑफ डेज में बांट दो। कुल मिला के गिवन रेट ऑफ डिप्रिसिएशन जो भी हैं उन पे हमको डिप्रिसिएशन मिलता है। हावेवर कुछ ऐसे केसेस जहां गिवन रेट से कम मिलता है, लेस देन 180 डेज 50%, पार्टली यूज फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल पर्पस उतना ही जितना हमने बिजनेस प्रोफेशन के लिए यूज किया है, और रीऑर्गेनाइजेशंस में उतने ही दिन का मिलेगा जितने दिन हमने उस असेट को यूज किया है। कुछ ऐसे केस होते हैं जहां गिवन रेट से हमको ज्यादा डिप्रिसिएशन मिलता है, इसे कहा जाता है एनहांस्ड डिप्रिसिएशन या एडिशनल डिप्रिसिएशन। एनहांस्ड और एडिशनल डिप्रिसिएशन एक तो कब मिलेगा और मिलेगा तो किस रेट पे मिलेगा, गिवन जो डिप्रिसिएशन है उससे भी ज्यादा आपको डिप्रिसिएशन मिल जाएगा। इसमें दो तरह का एडिशनल डिप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट है, एडिशनल डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% और एडिशनल डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 35%. So far as additional depreciation at the rate of 20% is there, it is available to any assessee who is engaged either in a manufacturing business or generation of power or generation and distribution of power or transmission of power. Power industry plus manufacturing business. आपको एडिशनल डिप्रिसिएशन मिलेगा सिर्फ न्यू प्लांट एंड मशीनरी पे जो कि इंडिया में कहीं भी इंस्टॉल हो सकता, बट इट शुड नॉट बी अ डिस्क्वालिफाइड असेट। इफ इट इज अ डिस्क्वालिफाइड असेट उस पर आपको एडिशनल डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। डिस्क्वालिफाइड है सेकेंड हैंड प्लांट, भले ही इंडिजीनियस हो या इंपोर्टेड हो। डिस्क्वालिफाइड है ऑफिस अप्लायंस। डिस्क्वालिफाइड है एनी असेट इंस्टॉल्ड एट ऑफिस, रेसिडेंस, गेस्ट हाउस। डिस्क्वालिफाइड है शिप्स, एयरक्राफ्ट्स, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। इन पर आपको एडिशनल डिप्रिसिएशन 20% वाला नहीं मिलेगा। अब अगर आपको एडिशनल डिप्रिसिएशन मिलेगा तो मिलेगा 20% ऑफ कॉस्ट। एडिशनल डिप्रिसिएशन मिलेगा एनी असेसी, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, न्यू प्लांट एंड मशीनरी अदर देन डिस्क्वालिफाइड असेट्स, 20% ऑफ कॉस्ट।
एडिशनल डिप्रिसिएशन 35% वाला मिलेगा एनी असेसी, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, न्यू प्लांट एंड मशीनरी, but that new plant and machinery is set up only in notified backward area of Bihar, Andhra Pradesh, Telangana, West Bengal. उसमें भी notified backward area में located हो, और it should not be a disqualified asset. यहाँ पे जो disqualified है वो सिर्फ दो है, सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी एंड शिप्स एंड एयरक्राफ्ट. उसके अलावा सब पे मिलेगा 35% ऑफ कॉस्ट. इतना आपको एडिशनल डिप्रिसिएशन मिलेगा. ठीक है. अगर असेट एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज वाली चारों कंडीशन फुलफिल करते हो तो जो गिवन है उसका आधा आपको इस साल मिलेगा और आधा अगले साल मिलेगा आपको पूरा, पर वो आधा आधा 2 साल में बढ़ जाएगा. Say if it is less than 180 days and other than notified backward area, तो 10% इस साल मिलेगा, 10% अगले साल मिलेगा. इसके बाद अगला पॉइंट हमने पढ़ा था, that was miscellaneous provisions. पर miscellaneous provisions पढ़ने के पहले 3 गोल्डन रूल्स हमने थंब रूल्स याद किए थे. रूल नंबर 1, नॉर्मल डिप्रिसिएशन normal depreciation is available on the block balance, whereas additional depreciation is available on the cost. Rule number 2, the normal plus additional depreciation cannot exceed the block balance. And rule number 3, पहले लेस देन 180 डेज पर डिप्रिसिएशन देना और फिर बचे हुए ब्लॉक बैलेंस पे आप फुल ईयर का डिप्रिसिएशन देना. जब नॉर्मल डिप्रिसिएशन निकाल रहे हो तो पहले लेस देन 180 डेज वाले पे आप डिप्रिसिएशन देना, फिर फुल ईयर का डिप्रिसिएशन बचे हुए ब्लॉक बैलेंस पे देना. अपन ने उसको अच्छे से लिखा था, फुल सेंटेंस बनाकर सब लिखा था. फिर इसके बाद आता है मिसलेनियस प्रोविजंस, जिसमें 3-4 पॉइंट थे. पहला पॉइंट, डिप्रिसिएशन इज मैंडेटरी. द क्लेम ऑफ द डिप्रिसिएशन इज नॉट ऑप्शनल. आप मांगो या मत मांगो, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, हम तो डिप्रिसिएशन देंगे. दूसरी बात, डिप्रिसिएशन का जो क्लेम है वो क्लेम करते समय अगर आपको कोई अनएब्सॉर्ब डिप्रिसिएशन मिल गया, ऐसा डिप्रिसिएशन जो प्रॉफिट से एब्सॉर्ब नहीं हो पाया, तो ये अनलिमिटेड ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड होगा और किसी भी इनकम से सेट ऑफ हो सकता है. बिकॉज सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस आपने पढ़ रखा है, तो यू कैन मेक आउट अनएब्सॉर्ब डिप्रिसिएशन अनलिमिटेड ईयर्स तक कैरी होगा, किसी से भी ये सेट ऑफ हो सकता है. उसको अच्छा नाम अपन ने दिया था कि ये एक अजल अमर आत्मा है, किसी से भी एडजस्ट हो जाएगा, किसी भी शरीर में जा सकता है, दैट वे. तीसरा पॉइंट है, अगर न्यू डोमेस्टिक कंपनी है, न्यू डोमेस्टिक कंपनी अगर 25% पे टैक्स देना चाहती है, तो ऐसी परिस्थिति में उसको इनकम टैक्स के इंसेंटिव्स को त्यागना पड़ेगा. तो अगर कोई 115 BA के अंतर्गत 25% पे टैक्स देना चाहता है, तो दे विल नॉट गेट एडिशनल डिप्रिसिएशन, और उनका नॉर्मल डिप्रिसिएशन भी कोई अलग फॉर्मूला से निकलेगा. एडिशनल तो मिलेगा ही नहीं, और नॉर्मल जो मिलेगा वो भी एक इंडिपेंडेंट अलग फॉर्मूला से निकलेगा. तो वो बात अपन ने और कही थी. उसके बाद अपन ने आखिरी पॉइंट पढ़ा था कि वैसे तो डिप्रिसिएशन में यू क्लेम द डिप्रिसिएशन एज पर दी WDV method of depreciation. However, in the case of power generation business,
you have a choice of following SLM method of depreciation. ये चॉइस सिर्फ पावर बिजनेस में है, जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ये ऑप्शनल है. चाहो तो SLM में चले जाओ, चाहो तो WDV में चले जाओ. ये चॉइस आपको एक्सरसाइज करनी पड़ती है फर्स्ट ईयर में. फर्स्ट ईयर में या तो तय करो जीवन भर SLM में रहेंगे, जीवन भर WDV में रहेंगे. इफ यू फॉलो SLM तो ब्लॉक ऑफ असेट्स थ्योरी नहीं लगेगी, इंडिविजुअल असेट्स पे डिप्रिसिएशन निकलेगा, वो भी SLM मेथड पे. स्ट्रेट लाइन जो भी एक रेट रहेगा, जो कि रेट्स अलग हैं, उन रेट्स पर डिप्रिसिएशन निकाला जाएगा. फाइनली जब इस असेट को बेचते हो तो 3 सिनेरियो हो सकते हैं. आपने असेट से खरीदा था 10 करोड़ में, अभी इसकी वैल्यू है 6 करोड़, 4 करोड़ डिप्रिशिएट कर चुके हो. तो सिनेरियो नंबर 1, आपने इसको 6 करोड़ से भी कम में बेचा, WDV से भी कम में, तो आपको लॉस होगा. वो कहलाएगा टर्मिनल डिडक्शन, जिसका डिडक्शन आपको बिजनेस हेड में मिलेगा. सिनेरियो नंबर 2, आपने WDV से ज्यादा में बेचा पर कॉस्ट से कम में बेचा, तो आपको एक इनकम होगी, जो इनकम कहलाएगी बैलेंसिंग चार्ज, विच विल बी डीम्ड टू बी योर बिजनेस इनकम. और आपने कॉस्ट से भी ज्यादा में बेचा, तो आपको इनकम को 2 हिस्सों में बांटना पड़ेगा. WDV से कॉस्ट तक का जो डिफरेंस है वो कहलाएगा बैलेंसिंग चार्ज, और उसे बिजनेस हेड में टैक्स करेंगे. ओवर एंड अबव द कॉस्ट द अमाउंट विल गो टू कैपिटल गेन्स. ये था एक बहुत बड़ा सेगमेंट डिप्रिसिएशन. डिप्रिसिएशन के बाद अगला एक छोटा सा और सेक्शन था 32AC, 32AD. 32AC सब सेक्शन 1A एंड 32AD, जिसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट अलाउंस. दिस इंसेंटिव इज इन एडिशन टू डिप्रिसिएशन. हमको डिप्रिसिएशन तो मिलता ही है, नॉर्मल डिप्रिसिएशन मिलता ही है, पर वो कोई फायदे इसलिए नहीं है क्योंकि जो हमने खर्च किया उसी का तो हमको डिडक्शन मिल रहा है. ये दोनों ब्लॉक में से कम हो जाता है. इन्वेस्टमेंट अलाउंस का जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है, USP है, जो वाव फैक्टर है, जिसके कारण इन्वेस्टमेंट अलाउंस पॉपुलर है, और वो फैक्टर है कि इसका डिडक्शन हमको अलग से मिलता है. ये ब्लॉक में से कम नहीं होता है, इट इज अ सेपरेट डिडक्शन. अब इन्वेस्टमेंट अलाउंस 32A सब सेक्शन 1A, ये कब मिलेगा? व्हेन द असेसी इज अ कंपनी डूइंग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, और इसने 1 अप्रैल 14 से 31 मार्च 17 के बीच में न्यू प्लांट एंड मशीनरी खरीदा अदर देन डिस्क्वालिफाइड असेट, और ये इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ से ज्यादा का है. सारी कंडीशन, कंपनी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, इन कट ऑफ डेट्स के बीच में न्यू प्लांट एंड मशीनरी अदर देन डिस्क्वालिफाइड असेट्स 25 करोड़ से ज्यादा. अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल कर दी तो इन्वेस्टमेंट अलाउंस मिलेगा 15% ऑफ कॉस्ट. ये मोर देन 180 डेज हो या लेस देन 180 डेज हो, 15% ऑफ कॉस्ट. 32AD इन्वेस्टमेंट अलाउंस मिलेगा किसी भी असेसी को जो कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में एंगेज्ड है, बट इट इज इन नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया ऑफ दैट 4 स्टेट्स. और ये कंपनी ने, ये असेसी फर्म कंपनी जो भी है, इसने 1 अप्रैल 15 से 31 मार्च 20 के बीच में, 31 मार्च 20 के बीच में न्यू प्लांट एंड मशीनरी अदर देन डिस्क्वालिफाइड असेट खरीदा है. और यहां अमाउंट कोई लिमिट नहीं है. कोई भी असेसी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया, कट ऑफ डेट्स के बीच में अगर उन्होंने न्यू प्लांट एंड मशीनरी अदर देन डिस्क्वालिफाइड असेट्स खरीदा है, तो इनको इन्वेस्टमेंट अलाउंस मिलेगा 15% ऑफ द कॉस्ट. इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट बात यह है, अ पर्सन कैन फॉल इन बोथ द कैटेगरीज. You can fall in the category of 15%, you can as well fall in the category of 15% under 35AD.
अगर कोई नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया में से करंट ईयर 16-17 में इन्वेस्टमेंट कर देता है 25 करोड़ से ज्यादा, तो वो 32AC में भी क्वालिफाई करेगा क्योंकि 25 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट है। AD में भी क्वालिफाई करेगा क्योंकि नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया में इन्वेस्टमेंट है। सो सब्जेक्ट टू बोथ द कंडीशंस, इनफैक्ट एसएससी को 15+15 टोटल 30% का डिडक्शन मिल सकता है। फॉर श्योर दैट एग्जम्पशन इज अवेलेबल। अगेन दी वाव फैक्टर रिपीटेड, ये जो भी इन्वेस्टमेंट अलावेंस है वो आपके ब्लॉक बैलेंस से कम नहीं होंगे। ये हो गया 32AC एंड AD। इसके बाद अगला सेक्शन जो हमारे नोट्स में दिया हुआ है वो है सेक्शन 37। सेक्शन 37 इज अबाउट अलावेबल बिजनेस एक्सपेंडिचर, जनरल डिडक्शन, पॉपुलरली कॉल्ड एज अ रेसिड्यूरी क्लॉज। एज पर सेक्शन 37 सब सेक्शन 1, any expenditure which is incurred in the previous year, which is wholly and exclusively for the purposes of business or profession, which is not a personal expenditure, not a capital expenditure, and not covered by section 32-36 shall be allowable. एग्जाम में कुछ और आए या ना आए, सेक्शन 37 जरूर आता है क्योंकि इसमें दुनिया के तमाम रेवेन्यू खर्चे अलाउड होते हैं। तो P&L अकाउंट में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो होंगे ही, विच विल बी अलाउड अंडर सेक्शन 37(1). कंडीशन नंबर 1 इज द एक्सपेंडिचर शुड बी इनकर्ड इन द प्रीवियस ईयर। अगर कैश सिस्टम है तो एक्सपेंडिचर उस साल इनकर किया जाता है जिस साल पेमेंट हुआ। मर्केंटाइल सिस्टम है तो एक्सपेंडिचर उस साल इनकर किया जाता है जिस साल लायबिलिटी अराइज हुई, ऑब्लिगेशन अराइज हुई। फिर कंटिंजेंट लायबिलिटीज, कंटिंजेंट एक्सपेंसेस का डिडक्शन नहीं मिलता है, दैट इज फॉर श्योर। उसके बाद तीसरी चीज, सेकेंड कंडीशन जो है, एक्सपेंडिचर शुड बी होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस। उसकी पहली कंडीशन है कि ये खर्चा जो है ये एक जेन्युइन खर्चा होना चाहिए और इसका बिजनेस से संबंध होना चाहिए। इट शुड बी जेन्युइन, कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, इट शुड हैव अ नेक्सस विद द बिजनेस, बिजनेस से संबंधित होना चाहिए। वहां पे हमने कहा था कि ये खर्चा जरूरी था हमारे बिजनेस के लिए या नहीं। बिजनेस नेसेसिटी, बिजनेस अक्यूमेन, कमर्शियल एक्सपीडियंसी, ये इररेलेवेंट है। दी असेसी विल डिसाइड कि उसके बिजनेस के लिए क्या जरूरी है क्या नहीं है। AO कैन नॉट स्टेप into the shoes of the assessee. He cannot sit on the armchair of the businessman and decide कि business के लिए क्या जरूरी है क्या नहीं है। That was the second condition. उसके बाद कहा है कि पर्सनल नहीं होना चाहिए, बिजनेस का होना चाहिए, पर्सनल नहीं होना चाहिए, कैपिटल नहीं होना चाहिए, रेवेन्यू एक्सपेंसेस पर ही डिडक्शन मिलेगा, कैपिटल एक्सपेंसेस पे डेप्रिसिएशन ले लेना, एंड इट शुड नॉट बी कवर्ड बाय 32-36। 32-36 अलग से प्रोविजंस है। वहां कवर होते हो तो वहां डिडक्शन ले लो, और वहां कवर नहीं होते हो तो फिर यहां डिडक्शन मिल जाएगा। इसके बाद यहां 2 एक्सप्लेनेशंस थे। एक्सप्लेनेशन 1, प्रिंसिपली एक्सप्लेनेशन 1 कहता है कि जो इलीगल एक्सपेंसेस हैं, पेनल्टीज हैं, वो डिसअलाउ होंगी। कुछ नॉमनक्लेचर से चीजें याद रखी जा सकती है, जैसे सेल्स टैक्स पेनल्टी, पेनल्टी है बोला तो डिसअलाउड। सेल्स टैक्स इंटरेस्ट अलाउड। पॉइंट इज इलीगल है, ऑफेंस के लिए किया है, कोई गुनाह के लिए पेमेंट करना पड़ा तो डिसअलाउड, और अदरवाइज लीगल है तो अलाउड। ब्राइब डिसअलाउड, फाइन एनी पेनल्टी फॉर इनफ्रैक्शन ऑफ लॉ डिसअलाउड। तो पेनल्टीज, फाइन्स और ऐसी चीजें जो इलीगल चीजों के लिए पेमेंट है, ब्राइब वगैरह, वो डिसअलाउ हो जाएगा। और नॉर्मली अगर कोई आपको अदर खर्चा है तो अलाउ हो जाएगा। एक एक्सप्लेनेशन और था, एक्सप्लेनेशन 2। एक्सप्लेनेशन 2 बताता है कि कंपनीज एक्ट के हिसाब से जो CSR का खर्चा किया गया है, कंपनीज एक्ट के हिसाब से जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का खर्चा है, वो सेक्शन 37 में अलाउ नहीं होगा।
वैसे उसका डिडक्शन कहीं और मिलता है तो ले लेना, 37 में तो अलाउ नहीं होगा। दैट वाज एक्सप्लेनेशन 2। उसके बाद छोटे छोटे इंसेंटिव सेक्शंस बहुत सारे हैं बिजनेस हेड में, जो अपनी डाइंग फेज में है, जिनको सरकार ने दिया है टू प्रमोट सर्टन पर्संस, प्रमोट सर्टन इंडस्ट्रीज, और उसको अपन ने एक एक करके सेक्शन को पढ़ा था। बेसिक बिजनेस हेड के अलावेबल तो 2 ही सेक्शन है, डिप्रिसिएशन और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए 37। अब जो दिए गए हैं उसमें पहला सेक्शन है सेक्शन 35, साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर। अगर कोई असेसी साइंटिफिक रिसर्च के लिए डोनेशन देता है तो उसको डिडक्शन मिलेगा, और अगर कोई असेसी इन हाउस खुद रिसर्च करता है तो उसको भी डिडक्शन मिलेगा। अगर कोई असेसी साइंटिफिक रिसर्च के लिए डोनेशन देता है तो डोनेशन देने वाला असेसी जिसको डिडक्शन मिलेगा, डोनर वो कोई भी हो सकता है, पर जिसको डोनेशन दे रहा है वो स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, जिसको मैं बोल देता हूं। डोनेशन जो दोगे आप, उसके लिए आपको इस सेक्शन में डिडक्शन मिलेगा। अगर ये असेसी बिजनेसमैन है तो इसको डिडक्शन इस सेक्शन में मिल जाएगा, और अगर ये असेसी जो डोनेशन दे रहा है अदर देन बिजनेसमैन है तो इसको 80GGA में डिडक्शन मिल जाएगा। दूसरी चीज, हमने डोनेशन दिया तो डिडक्शन आज मिल जाएगा, पर भले ही उनका एग्जम्पशन बाद में कैंसल हो गया हो। मैंने डोनेशन दिया, डिडक्शन ले लिया, भले ही सब्सीक्वेंटली उस इंस्टीट्यूशन का सब्सीक्वेंटली अप्रूवल कैंसल हो गया, स्टिल मेरा एग्जम्पशन कंटिन्यू होगा। दैट वाज द सेकंड ऑफ द पॉइंट व्हिच वाज देयर। अब एक सिग्निफिकेंट बात, इंपॉर्टेंट बात ये भी थी कि आप किसको डोनेशन दोगे, तो वहां पे लिस्ट दी गई है। इफ यू गिव अ डोनेशन टू अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन और यूनिवर्सिटी कॉलेज, अगर साइंटिफिक रिसर्च के लिए देते हो तो 125% डिडक्शन है, अगर 175% डिडक्शन है। साइंटिफिक रिसर्च के लिए तो 175%, अगर सोशल साइंस रिसर्च के लिए तो 125%। फिर उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप आईआईटी या फिर नेशनल लेबोरेटरी को डोनेशन देते हो तो डोनेशन का 200% डिडक्शन मिलेगा, और अगर कोई रिसर्च कंपनी जो अप्रूव्ड रिसर्च कंपनी है उसको डोनेशन देते हो तो डिडक्शन मिलेगा 125%। जितना भी डोनेशन दोगे उसका 125% आपको डिडक्शन मिलेगा। सो यू शुड लर्न दैट लिस्ट। आई सेड एग्जाम में वो लिस्ट आपको रट के जानी है क्योंकि वो आती है। अगर कोई इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च करता है तो इन हाउस रिसर्च करने के लिए भी उसको डिडक्शन मिलता है। इन हाउस रिसर्च के लिए अगर वो रिसर्च अप्रूव्ड रिसर्च की कैटेगरी में आती है तो डिडक्शन ज्यादा है, अदर देन अप्रूव्ड रिसर्च की कैटेगरी में आती है तो डिडक्शन कम है। अगर वो रिसर्च अप्रूव्ड रिसर्च में आती है तो अप्रूव्ड रिसर्च कैन बी डन ओनली बाय कंपनी which is engaged in a manufacturing business और बायोटेक्नोलॉजी बिजनेस। ये रिसर्च के लिए इस कंपनी ने अप्रूवल लिया है प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी से। इस रिसर्च पे जो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया गया, जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर किया गया एक्सेप्ट लैंड एंड बिल्डिंग, उस खर्चे के लिए 200% का डिडक्शन मिल जाएगा। कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, approved research, all revenue, all capital expenses except land and building, डिडक्शन मिलेगा 200%। अगर कोई अदर रिसर्च करता है तो एनी पर्सन कैन डू अ रिसर्च प्रोवाइडेड द रिसर्च इज रिलेटेड टू बिजनेस। यहां पे ये कोई कंडीशन नहीं है कि ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होना चाहिए, कंपनी होना चाहिए। कोई भी असेसी कोई भी बिजनेस करता है, कोई भी प्रोफेशन करता है, ओनली कंडीशन इज दैट द रिसर्च शुड बी रिलेटेड टू बिजनेस। इस रिसर्च पे जो खर्चा करोगे सारे रेवेन्यू, सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिलेगा एक्सेप्ट द कॉस्ट ऑफ लैंड, और डिडक्शन मिलेगा 100%। एक सिग्निफिकेंट बात यह है कि बिल्डिंग अगर अप्रूव्ड रिसर्च वाली है जो कि 200% में क्वालिफाई नहीं कर पाती है, अप्रूव्ड रिसर्च में बिल्डिंग नहीं आती है तो इसमें 200 नहीं मिल पा रहा है, 100 मिल सकता है, पर 100% के लिए कंडीशन फुलफिल कर लेना
the research should be related to business. If you fulfill that criteria, तो आप 100% में बिल्डिंग के लिए डिडक्शन ले पाओगे. एक पॉइंट था इंपॉर्टेंट, वो ये था कि अगर रिसर्च बिजनेस चालू करने से पहले की गई है तो 3 साल पहले की रिसर्च के जो खर्चे हैं वो खर्चों में रेवेन्यू में 2 खर्चे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड सैलरी एक्सक्लूडिंग परक्विजिट्स, और कैपिटल में सारे खर्चे एक्सेप्ट द कॉस्ट ऑफ लैंड. इन खर्चों का डिडक्शन आपको मिलेगा फर्स्ट ईयर में 100%. 3 बातें. कितने साल पहले का खर्चा? 3 साल पहले. कौन सा खर्चा? रेवेन्यू में 2, कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड सैलरी, कैपिटल में सारे एक्सेप्ट लैंड. और कितने साल में डिडक्शन मिलेगा? फर्स्ट ईयर में ही 100% डिडक्शन मिल जाएगा. तो रिसर्च के बारे में ये बात थी. 2-3 छोटी छोटी बातें थी. एक बात थी कि अगर क्योंकि आपको रिसर्च का ऑलरेडी 100, 150, 200% डिडक्शन मिल चुका है तो उस असेट पे अब डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा. दूसरी बात थी कि रिसर्च के जो खर्चे हैं उससे आपका हो सकता है प्रॉफिट नेगेटिव आ जाए, अनएब्जॉर्ब्ड रिसर्च हो जाए. रिसर्च प्रॉफिट एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है. अगर आपको अनएब्जॉर्ब साइंटिफिक रिसर्च हो जाती है, लॉस में आ जाता है, तो ये भी एक आत्मा बन जाती है. अनलिमिटेड ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड होती है, किसी भी इनकम से सेट ऑफ हो सकती है. दैट इज द प्रोपोजिशन. ये है साइंटिफिक रिसर्च. इसका सनसेट एक तो सरकार ने दिया है, हालांकि वो 2019-20 से है, जब इसका डिडक्शन 200 की जगह थोड़ा कम कर देंगे वो. और दूसरी चीज है न्यू डोमेस्टिक कंपनी. न्यू डोमेस्टिक कंपनी अगर 115BA के अंतर्गत 25% टैक्स देना चाहती है तो उसको साइंटिफिक रिसर्च का डिडक्शन नहीं मिलेगा. अगला सेक्शन है फैमिली प्लानिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर. फैमिली प्लानिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर. फैमिली प्लानिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर का सेक्शन है 3619. एज पर दिस सेक्शन 3619, अगर कोई कंपनी अपने एम्प्लॉइज में फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करने के लिए कोई खर्चा करती है तो उसमें जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो तो पूरा अलाउड है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर का अमोर्टाइजेशन किया जाएगा 1/5 फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years. क्योंकि आईपीसीसी का एसएससी कंपनी नहीं होता है तो प्रोविजन इतना सिग्निफिकेंट नहीं है. लिखा है, अपन ने बोल लिया था. अगला सेक्शन आता है 35AD, अ बिग सेक्शन. इसके अंतर्गत 13 इंडस्ट्रीज दी गई हैं, उनके लिए आपको सेक्शन 35AD में डिडक्शन मिलता है. कैपिटल एक्सपेंडिचर का 100% आप क्लेम कर सकते हो, और कुछ केसेस में तो रादर कैपिटल एक्सपेंडिचर का 150% क्लेम कर सकते हो. जो 13 इंडस्ट्रीज जिसमें 100% डिडक्शन मिलेगा, 2009 इफ यू कमेंस योर बिजनेस ऑन और आफ्टर 1/4/2009 आपको डिडक्शन मिलेगा एग्रीकल्चरल वेयर हाउसिंग में, क्रॉस कंट्री ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में एंड कोल्ड चेन फैसिलिटी में, ACC. अगर आप बिजनेस कमेंस करते हो ऑन और आफ्टर 1/4/2010 तो आपको डिडक्शन मिलेगा HHH में होटल 2 स्टार एंड अबो, हॉस्पिटल 100 बेड्स एंड अबो एंड हाउसिंग स्लम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट. अगर आप बिजनेस 2011 से चालू करते हो तो आपको जो डिडक्शन मिलेगा वो मिलेगा what we named is HF, that is housing for affordable housing and fertilizers. इनके लिए डिडक्शन मिलेगा. अगर आप 2012 से डिडक्शन चालू करते हो तो डिडक्शन मिलेगा HCS, that is the industry relating to the honey bee wax extraction, container freight station and sugar warehousing. अगर आप अपना बिजनेस चालू करते हो 2014 या उसके बाद से तो आपके लिए जो डिडक्शन रहेगा S and S will be the industry of
slurry pipeline, setting up slurry pipeline for distribution of iron ore and semiconductor manufacturing chip, वो इंडस्ट्री सेटअप करने पे डिडक्शन मिलेगा। और फिर उसके बाद आपको 150% भी डिडक्शन है अगर आप इंडस्ट्री सेटअप करते हो 2012 से या उसके बाद, और वो है एग्रीकल्चरल वेयर हाउसिंग, देन यू हैव cold chain facility, then you have housing for slum redevelopment, then you have hospital, सही है, and then you have fertilizers। ये 5 इंडस्ट्री में आपको डिडक्शन मिलेगा। सही कह रहा हूं मैं? एग्रीकल्चर वेयर हाउसिंग, then you have cold chain, then you have housing, hospital and fertilizers। हाउसिंग कौन सा वाला, स्लम रीडेवलपमेंट या अफोर्डेबल? affordable housing is the project, so you have it this way, right? That is the proposition you have। ये 13 इंडस्ट्रीज प्लस 5 इंडस्ट्रीज में आपको डिडक्शन मिलता है। इस सेक्शन में 35 AD में अगर आप इस तारीख या उसके बाद बिजनेस कमेंस करते हो तो आपको 100 या 150% ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिलेगा। जिस भी साल आपने खर्चा किया उस साल आपको डिडक्शन मिलेगा। डिडक्शन आपको जब भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करोगे तब मिलेगा। ऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सेप्ट लैंड, गुडविल एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। इस सेक्शन में रेवेन्यू एक्सपेंसेस का डिडक्शन नहीं है, सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन है। फिर उसके बाद ये भी दिया है कि कुछ कंडीशंस आपको फुलफिल करनी पड़ेगी तभी डिडक्शन मिलेगा। जैसे यू शुड नॉट बी फॉर्म्ड बाय अमालगमेशन, डीमर्जर, स्प्लिट अप एक्सेट्रा, उन्हीं केस में आपको डिडक्शन मिलेगा। फिर कंडीशन दी है कि आपको प्रॉपर रिकॉर्ड्स, बुक्स वगैरह मेंटेन करनी पड़ेगी। फिर कंडीशन दी हुई है कि आपको सेकेंड हैंड प्लांट वगैरह पे डिडक्शन नहीं मिलेगा, आपको अकाउंट्स का ऑडिट कराना पड़ेगा। चैप्टर 6 से पार्ट सी और 10AA वो वाला इंसेंटिव नहीं क्लेम कर रहे हो तो ही ये डिडक्शन मिलेगा। ऐसी छोटी मोटी बातें दी हुई है। एक सिग्निफिकेंट बात ये है इस सेक्शन में कि बिजनेस चालू करने के पहले भी जो खर्चा किया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, उसका भी इस सेक्शन में डिडक्शन मिल सकता है। बिजनेस चालू करने के कितने भी साल पहले अगर आपने खर्चा किया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सेप्ट लैंड, गुडविल, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, तो उस कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस में मिलेगा 100% अगर आप 100% वाली कैटेगरी में हो, एंड 150% अगर आप 150% वाली कैटेगरी में हो। जितना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर पहले किया है उसका डिडक्शन आपको फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस में मिलेगा। वी टुक एग्जांपल्स ऑन इट एंड वी डिस्कस्ड इट। एक इंपॉर्टेंट चीज है कि 35 AD का जो लॉस होता है वो अनलिमिटेड ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। However, it can be set off only and only with income under section 35 AD। और एक चीज और है कि 35 AD का लॉस तभी कैरी फॉरवर्ड होगा जब रिटर्न ऑफ इनकम ड्यू डेट तक फाइल कर दिया गया है। ओनली इफ द रिटर्न इज फाइल्ड अप टू ड्यू डेट तो ही 35 AD का लॉस आपको कैरी फॉरवर्ड करने को मिलेगा। सारा का सारा सेक्शन आपके सामने है। अगला सेक्शन, छोटा सा सेक्शन 35 CCA। As per this section 35 CCA बतलाया गया है कि अगर कोई भी असेसी डोनेशन देता है और डोनेशन देता है रूरल डेवलपमेंट के लिए, यह डोनेशन दिया गया है स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशन को, गांव के विकास के लिए, शहरीकरण के लिए आपने डोनेशन दिया स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशन को, जो जितना भी डोनेशन देते हो उसका 100% डिडक्शन मिलेगा। ये डोनेशन आपके बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं, आपको डिडक्शन मिलेगा। अगर कोई बिजनेस नहीं कर रहा है और डोनेशन देता है तो उसको 80G
जी ए में डिडक्शन मिलेगा। और हमने डोनेशन दे दिया अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को और बाद में उनका अप्रूवल कैंसल हो गया, तो ऐसी परिस्थिति में हमारा तो डिडक्शन कंटिन्यू होगा। अगला सेक्शन 35 CCC। सेक्शन 35 CCC, इसमें डिडक्शन मिलता है अगर कोई भी व्यक्ति एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट करता है, खुद कोई एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट करता है, किसानों को एजुकेट करना, गांव में ज़्यादा अच्छे फर्टिलाइजर्स वगैरह की जानकारी देना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उस व्यक्ति को जो ये प्रोजेक्ट कर रहा है, वो प्रोजेक्ट जो नोटिफाइड है, अप्रूव्ड है, वो प्रोजेक्ट के ऊपर उसको सारे रेवेन्यू, सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर पर 150% डिडक्शन मिलेगा। ऑल रेवेन्यू, ऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सेप्ट द कॉस्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। अगर कोई व्यक्ति 35 CCD के अंतर्गत, अगला सेक्शन, अगर कोई कंपनी स्किल डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट करती है, तो उस कंपनी को स्किल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट पे अगर वो नोटिफाइड एंड अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, तो उस पे 150% डिडक्शन मिलेगा सारे रेवेन्यू, सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर का, एक्सेप्ट द कॉस्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। एक इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट बात ऑलमोस्ट हर सेक्शन में दी हुई है कि ये जो प्रोविजन है, इसमें अगर कोई कंपनी, न्यू डोमेस्टिक कंपनी है जो 25% पे टैक्स देना चाहती है, सो दिस न्यू डोमेस्टिक कंपनी instead of paying tax, instead of claiming this, can go for 25% taxation. Now, with this said, 35 CCD. For me, 35 CCD, 35 CCD कंपनी स्किल डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट कर रही है, जो नोटिफाइड है, 150% उसके सारे रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन है। इसमें सनसेट का क्लॉज है, ठीक है, अगर वो आगे के सालों में नहीं मिलेगा और न्यू डोमेस्टिक कंपनी 25% देना चाहती है, तो ये वाले क्लॉज का बेनिफिट ना ले। अगला सेक्शन 33AB और 33ABA। टी, कॉफी, रबर बिजनेस में आपको रिजर्व बनाने का डिडक्शन मिलता है। कोई भी असेसी जो टी, कॉफी, रबर बिजनेस में एंगेज्ड है, जहां पे पार्टली इनकम इज एग्रीकल्चर, पार्टली द इनकम इज नॉन एग्रीकल्चर, अगर कोई टी, कॉफी, रबर बिजनेस में एंगेज्ड है, तो प्रॉफिट के 40% को वो रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हैं। ये जो रिजर्व वो बनाएंगे, इसको उन्हें बैंक में एस्क्रो अकाउंट में जमा करना पड़ेगा और यूज करना पड़ेगा इन अकॉर्डेंस विद स्कीम। अगर ऐसा करते हैं तो ये रिजर्व बनाने पर भी इनको डिडक्शन मिल जाएगा। अगला सेक्शन 33 ABA। एज पर दिस सेक्शन 33 ABA, अगर कोई असेसी एंगेज्ड है प्रोस्पेक्टिंग, एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन, प्रोस्पेक्टिंग, एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस, तो ऐसी परिस्थिति में उनको रिजर्व बनाने पे डिडक्शन मिलेगा। रिजर्व वो बना सकते हैं 20% ऑफ प्रॉफिट। ये जो रिजर्व वो बनाएंगे, उनको बैंक में एस्क्रो अकाउंट में जमा करना पड़ेगा एंड इट शुड बी यूज्ड इन अकॉर्डेंस विद स्कीम। पैसा कब तक जमा करना है वो दिया है, इररेलेवेंट है। 33 AB में वो है 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर, 33 ABA में है अप टू द एंड ऑफ द ईयर। पैसा जमा होगा 33 AB में एस्क्रो अकाउंट विद अ नोटिफाइड बैंक या फिर नाबार्ड में, एंड 33 ABA में जमा होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर नोटिफाइड बैंक अकाउंट में।
डिडक्शन मिलेगा रिजर्व बनाने पे। हमने वहां पे पहले कहा था एक इंपॉर्टेंट चीज कि क्या होता है कि टी कॉफी रबर में आपको जो डिडक्शन मिलता है वो रिजर्व बनाने पे मिलता है, और वहां पे एक और होता है एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर का डिवीजन। तो पहले क्या करना चाहिए, एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर या रिजर्व का डिडक्शन? तो हमारा आंसर था स्टेप 1, पहले रिजर्व बनाओ और रिजर्व बनाने का डिडक्शन लो। स्टेप 2, फिर आपको डिडक्शन मिलेगा, एग्जम्पशन मिलेगा एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर। एट द फर्स्ट लेवल यू शुड डिवाइड योर इनकम इनटू रिजर्व। रिजर्व बना के डिडक्शन क्लेम कर लेना चाहिए। वो था सेक्शन 33 ए। अगला सेक्शन था सेक्शन 35 डी। एज पर सेक्शन 35 डी आपको प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिलता है। अगर कोई एसएससी प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर करता है तो उसको डिडक्शन मिलता है। बिजनेस चालू करने से पहले का खर्चा, कितने साल पहले का खर्चे का डिडक्शन मिलेगा, कितने भी साल पहले के। कौन से खर्चे का डिडक्शन मिलेगा? सर वो खर्चा जो स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर है। कितने साल में डिडक्शन मिलेगा? 1/5 फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। एनी एसएससी जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर करता है बिजनेस चालू करने से पहले, उसको कितने भी साल पहले जो खर्चा किया है स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर, जिसमें आता है रिपोर्ट वगैरह बनवाने का खर्चा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह का खर्चा, मार्केट सर्वे, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, टेक्निकल सर्वे, वो रिपोर्ट बनवाने का खर्चा। दूसरा होता है एग्रीमेंट फॉर ड्राफ्टिंग एंड कंडक्टिंग द बिजनेस। और तीसरा और आखिरी आता है एनी एक्सपेंडिचर बाय अ कंपनी ऑन इशू ऑफ शेयर्स, प्रिंटिंग एंड ड्राफ्टिंग मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ऐसे खर्चों का डिडक्शन, स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिलेगा 1/5 फॉर अ पीरियड ऑफ 5 assessment years। एक छोटा सेक्शन आई स्किप्ड इन बिटवीन 35 ए बी और एक और सेक्शन 35 ए। अगर कोई कंपनी जो टेलीकॉम लाइसेंस फीस पे करती है या टेलीकॉम स्पेक्ट्रम चार्जेस पे करती है, अगर कोई कंपनी जो टेलीकॉम लाइसेंस फीस या टेलीकॉम स्पेक्ट्रम चार्जेस पे करती है, तो उसको उस चार्जेस का, जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उस चार्जेस का डिडक्शन मिलेगा, अमोर्टाइजेशन मिलेगा ओवर द लाइफ टाइम ऑफ द लाइसेंस। तो फीस पेड, एक्चुअली पेड, डेट ऑफ पेमेंट से, एक्चुअल पेमेंट से डिडक्शन मिलेगा ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ लाइसेंस। तो जितना पे किया डिवाइडेड बाय अब जितने साल बचे हैं उतने साल में अमोर्टाइजेशन कर लेना। एक इंपॉर्टेंट शब्द, बहुत इंपॉर्टेंट था, पेड। पे जो कर दिया उसी का डिडक्शन है, भले ही आपका मेथड ऑफ अकाउंटिंग मर्केंटाइल है। एक्चुअली पेड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ईयर्स, उतने साल तक डिडक्शन मिलेगा। अगला सेक्शन था 35 डी ऑफ द एक्ट। एज पर सेक्शन 35 डी आपको जो डिडक्शन मिलता है वो मिलता है अमालगमेशन डीमर्जर एक्सपेंसेस का। आपने अगर अमालगमेशन डीमर्जर के खर्चे किए हैं तो डिडक्शन मिलता है 1/5 फॉर अ पीरियड ऑफ 5 assessment years, अमोर्टाइजेशन। अगला सेक्शन है 35 DDA। कंपनी एसएससी कोई भी हो, वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम पे अगर कोई खर्चा किया है, वीआरएस का खर्चा, तो उसका अमोर्टाइजेशन मिलता है 1/5 फॉर अ पीरियड ऑफ 5 assessment years। अब एक थोड़ा सा बड़ा सेक्शन है सेक्शन 36 सब सेक्शन 1। एज पर दिस सेक्शन 36 सब सेक्शन 1 टाइटल है अदर एक्सपेंडिचर। इस सेक्शन के अंतर्गत आपको 8-10 खर्चे हैं जिनका नाम दिया है, जिनका डिडक्शन मिलता है। पहला है एम्प्लॉय का मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर आपने एम्प्लॉय का मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम करवाया तो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए आपको डिडक्शन मिलेगा, बट ओनली इफ द पेमेंट इज बाय एनी मोड अदर देन कैश। दूसरा, अगर आप एम्प्लॉय को बोनस पे करते हो तो बोनस देने के लिए आपको डिडक्शन मिलेगा। ओनली कंडीशन इज इट शुड नॉट बी अदरवाइज पेएबल एज प्रॉफिट्स। और एक सेक्शन है 43B जो कहता है बोनस का डिडक्शन मिलेगा
एक्चुअल पेमेंट बेसिस। तीसरा है कंट्रीब्यूशन टू ग्रेच्युटी फंड, कंट्रीब्यूशन टू रिटायरमेंट फंड, सुपरएन्वेशन फंड, पेंशन फंड, प्रोविडेंट फंड। एनी कंट्रीब्यूशन टू एनी फंड, अगर ये अप्रूव्ड फंड को कंट्रीब्यूशन है तो आपको डिडक्शन ईयर टू ईयर बेसिस पे मिलता है जब जब कंट्रीब्यूट कर रहे हो। और क्योंकि ईयर टू ईयर बेसिस पे मिल जाता है, फाइनल मैच्योरिटी पे आपको डिडक्शन नहीं मिलता है। पर अगर ये कंट्रीब्यूशन अदर देन अप्रूव्ड फंड है, अदर देन अप्रूव्ड फंड, तो आपको डिडक्शन ईयर टू ईयर बेसिस पे नहीं मिलता है। पर जब मैच्योरिटी पे पैसा दे रहे हो तो क्योंकि जेब से तो पैसे खर्च हुए ही है, तो आपको तब डिडक्शन मिल जाता है। इफ देर इज अ कॉन्ट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड फंड, डिडक्शन आपको मिलता है ईयर टू ईयर बेसिस पे। इफ इट इज अ कॉन्ट्रीब्यूशन टू अदर देन अप्रूव्ड फंड, अनअप्रूव्ड फंड, तो क्योंकि कानून की नजर में ये फंड है ही नहीं, आपको डिडक्शन ईयर टू ईयर नहीं मिलता है। पर फाइनली जब आप एम्प्लॉय को पैसा दे रहे हो तब डिडक्शन मिल जाता है। एक दो फंड में एक्स्ट्रा थी, जैसे पेंशन फंड। पेंशन फंड में एक मॉनेटरी लिमिट है, उसी एक्सटेंट तक डिडक्शन मिलता है 10% ऑफ सैलरी, एंड सैलरी इज इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस कंडीशनल डीए प्लस फिक्स परसेंटेज कमीशन बेस्ड ऑन, नहीं है, बेसिक सैलरी प्लस कंडीशनल डीए। बहुत बढ़िया। और फिर उसके बाद जो दूसरा था प्रोविडेंट फंड एंड ईएसआई, उसका मैंने ट्रीटमेंट बताया था कि प्रोविडेंट फंड ईएसआई के केस में ऐसा कुछ होता है कि एम्प्लॉय को जो सैलरी दी गई वो तो अलावेबल है, पर एम्प्लॉय ने जो अपना कंट्रीब्यूशन दिया उसमें से एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड ईएसआई, एक बार तो उसको इनकम मान लिया जाता है। इनकम इंक्लूड्स एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय ने जितना दिया। फिर उसके बाद एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, उसका डिडक्शन मिलता है अगर उसको ड्यू डेट तक जमा कर दिया है। 43B, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 43B से गवर्न होता है, मतलब ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक जमा कर दिया तो इस साल अलाउड, और ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक नहीं जमा किया तो इस साल डिसअलाउड। हावेवर जिस साल पे करोगे उस साल अलाउड। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का ये होता है। और जहां तक एम्प्लॉईज कंट्रीब्यूशन की बात आती है, उसके लिए जो सेक्शन है वो है 3615A। एज पर दिस सेक्शन 3615A, एम्प्लॉईज कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन मिलेगा, पर तभी जब वो जमा कर दिया है ड्यू डेट तक, अंडर द प्रोविडेंट फंड एंड ईएसआई एक्ट। प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट की ड्यू डेट तक जमा कर दिया तो अलाउड, और नहीं जमा किया तो नेवर एवर अलाउड। दिस वाज एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन के लिए हमको थोड़ा सा सजग रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर अगले महीने की 15 या 21 तारीख पीएफ ईएसआई 15, पीएफ ईएसआई 21, अगर अगले महीने की इस तारीख तक जमा नहीं किया तो इट विल बी नेवर एवर अलाउड। तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन के लिए यू हैव टू सी द ड्यू डेट। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन में अल्टीमेटली तो डिडक्शन मिलेगा, द पॉइंट इज डिडक्शन कब मिलेगा। अगर आपने ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक जमा कर दिया तो इसी साल मिल जाएगा, नहीं किया तो फिर अगले साल मिल जाएगा। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन का रूल तो यह है कि आपको बहुत कॉन्शियस रहना चाहिए, अगले महीने की 15 और 21 तक जमा कर देना चाहिए। अगर जमा नहीं किया तो नेवर एवर अलाउड। हालांकि एम्प्लॉईज कंट्रीब्यूशन के लिए देयर आर कॉन्ट्ररी व्यूज। एक कोई जजमेंट था किच्चा शुगर, राइट? किच्चा शुगर का केस कहता है कि एम्प्लॉईज कंट्रीब्यूशन जो है उसके लिए भी 43B लगेगा, और अगर उसको हमने ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक जमा कर दिया तो इट इज अलाउड, और नहीं जमा किया तो भी कोई टेंशन नहीं, जिस साल जमा किया उस साल अलाउड। किच्चा शुगर 43B में कवर होता है एम्प्लॉईज कंट्रीब्यूशन। जबकि एक था गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन,
और गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का केस कहता है कि एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन के लिए 43B नहीं लगेगा, 46 ही लगेगा, और अगर आपने प्रोविडेंट फंड की ड्यू डेट तक जमा कर दिया तो अलाउड, और नहीं जमा किया तो नेवर एवर अलाउड। बहुत बड़ा हेडिंग था ये। उसके बाद अगला हेडिंग है स्टॉक इंश्योरेंस। स्टॉक का इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, अलाउड। नहीं भी लिखा होता तो वैसे भी 37 में अलाउड। उसके अलावा अगला था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर हमने कोई लोन लिया है और उस पर ब्याज पे कर रहे हैं, या हमने कोई से पार्टनर्स कैपिटल वगैरह पे ब्याज पे कर रहे हैं, तो इट इज अलाउड। एनी इंटरेस्ट पेड और पेएबल ऑन द कैपिटल बोरोड फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन इज अलाउड। एक एक शब्द पे मैंने बात किया था। इंटरेस्ट मतलब ब्याज का खर्चा, पेड मतलब अगर आपका मेथड ऑफ अकाउंटिंग कैश है तो पेड शब्द रिलेवेंट है। पेएबल मतलब अगर मेथड ऑफ अकाउंटिंग मर्केंटाइल है तो पेएबल रिलेवेंट है। जनरली कैश में पेमेंट बेसिस पे डिडक्शन मिलेगा, मर्केंटाइल में अक्रूवल बेसिस पे मिलेगा। पर कुछ बार ऐसे केसेस हैं 43B में जहां पे आपने बैंक वगैरह से लोन लिया है, तो भले ही आपका मेथड ऑफ अकाउंटिंग मर्केंटाइल है, स्टिल डिडक्शन पेमेंट बेसिस पे मिलेगा। एज पर 43B आपको ब्याज के खर्चे का डिडक्शन कई बार पेमेंट बेसिस पे मिलेगा। इस सेक्शन में कैपिटल भी कवर होती है, ब्याज लोन भी कवर होता है, कैपिटल बोरोड। अब अगर बिजनेस के लिए लोन लिया और बिजनेस में यूज किया तो ब्याज का खर्चे का डिडक्शन मिलेगा। पर्सनल पर्पस के लिए लोन लिया और पर्सनल पर्पस में यूज कर लिया तो ब्याज का डिडक्शन नहीं मिलेगा। और अगर बिजनेस के लिए लोन लेके उसको डाइवर्ट कर लिया पर्सनल पर्पसेस के लिए तो भी ब्याज का खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट है द मनी शुड बी यूज्ड फॉर बिजनेस। लोन किस पर्पस के लिए लिया वुड बी इररिलेवेंट। व्हाट विल बी रेलेवेंट इज मनी इज यूज्ड फॉर बिजनेस। बिजनेस के लिए यूज किया तो अलाउड, पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया तो डिसअलाउड। दैट इज इट। द क्रक्स ऑफ द मैटर इज दिस। यहां पे एक प्रोविजो भी है। वो प्रोविजो कहता है कि अगर आपने असेट को खरीदने के लिए लोन लिया है तो उसके जो पुट टू यूज के पहले का इंटरेस्ट है वो कैपिटलाइज होगा। असेट खरीदने के लिए लोन लिया तो पुट टू यूज के पहले का इंटरेस्ट कैपिटलाइज, और पुट टू यूज के बाद का जो इंटरेस्ट है वो रेवेन्यू P&L में चला जाएगा। तो पुट टू यूज के पहले के इंटरेस्ट को हम कॉस्ट में जोड़ देंगे, बाद के इंटरेस्ट को हम क्लेम कर लेंगे P&L में। अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है सिंपल, दिया हुआ है। इसके बाद दिया हुआ था अगला डिडक्शन बैड डेट्स। बैड डेट्स का जो डिडक्शन है उसकी कंडीशन है बैंकिंग बिजनेस में बैड डेट्स का डिडक्शन मिलता है इफ वन कंडीशन इज सेटिस्फाइड, द डेट इज रिटर्न ऑफ इन द बिजनेस एज अ बैड डेट। अदर देन बैंकिंग बिजनेस में बैड डेट के डिडक्शन की दो कंडीशन है। अर्लियर इट वाज ट्रीटेड एज इनकम, नाउ इट इज रिटर्न ऑफ एज अ बैड डेट। दोनों की दोनों कंडीशन फुलफिल होगी तो बैड डेट का डिडक्शन मिलेगा। बैंकिंग बिजनेस इट शुड बी रिटर्न ऑफ। अदर देन बैंकिंग बिजनेस पहले इनकम माना था, अब बैड डेट हो गई। पहले इनकम माना था तो उस पर टैक्स दे दिया था, पर क्योंकि रिकवर नहीं हुआ तो अब राइट ऑफ कर दिया, डिडक्शन ले लिया। दो तीन बुलेट पॉइंट्स थे। बैड डेट्स में क्या हमें प्रूव करना पड़ेगा कि डेट हैज बिकम बैड, तो वहां पे कोई जज था TRF लिमिटेड जो कहता है यू नीड नॉट प्रूव दैट द डेट हैज बिकम बैड। दूसरी बात ये थी कि बैड डेट में आज आपने डिडक्शन ले लिया, पर बाद में अगर बैड डेट रिकवर हो गई तो क्या उस पर टैक्स लगेगा? सो द आंसर वाज बैड डेट रिकवरी विल बी डीम्ड टू बी अ बिजनेस इनकम और उस पर बिल्कुल टैक्स लगेगा। अगेन सिंपल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है। बैड डेट को डेबिट कर लेते हो और बाद में रिकवर हो जाती है तो उसको डीम्ड बिजनेस इनकम मान लेते हो। तो ये था बैड डेट वाला क्लॉज। इसके बाद एक्चुअल बैड डेट्स का डिडक्शन तो हो गया। उसके बाद एक चीज आती है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स is not allowed to all assessees.
It is allowed only and only in the case of banks. बैंक्स में क्या होता है कि एक उनकी अलग कहानी होती है नॉन परफॉर्मिंग असेट्स की, एनपीए. आरबीआई के पूरे नॉर्म्स हैं, एडवांस अकाउंट्स में आप एट लेंथ पढ़ते हो कि उनके जो एनपीए नॉर्म्स है उसके हिसाब से वो कितना प्रोविजन बनाते हैं. वो जितना भी प्रोविजन बनाते हैं एनपीए नॉर्म्स के हिसाब से अच्छा करते हैं. उसका इनकम टैक्स से कोई लेना देना नहीं है. इनकम टैक्स में हम उस सबको डिसरिगार्ड करते हैं. हमारा अपना एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जिससे हम एनपीए प्रोविजन का डिडक्शन देते हैं. इन द केस ऑफ बैंक्स देयर आर 3 सेगमेंटेशन कि आपको कितना डिडक्शन मिलेगा. एक मैथमेटिकल फिगर है और वो मैथमेटिकल फिगर का आपको डिडक्शन मिलता है. पहला है इंडियन शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स. क्रक्स इंडियन बैंक. इंडियन बैंक को जो डिडक्शन मिलता है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का इज अ टोटल ऑफ 3 फिगर्स. पहला फिगर है 7.5% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम. दूसरा फिगर है 10% ऑफ एवरेज एग्रीगेट रूरल एडवांसेस. और तीसरा और आखिरी फिगर है इनकम ऑन रिडम्पशन ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. इन तीनों का जो टोटल है उसका डिडक्शन प्रोविजन फॉर बैड डेट्स मिलता है. दूसरे सेगमेंट में आती हैं कोऑपरेटिव बैंक्स. कोऑपरेटिव बैंक्स अदर देन प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी एंड अदर देन प्राइमरी कोऑपरेटिव फॉर रूरल एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट बैंक. कोऑपरेटिव बैंक एक्सेप्ट PACS, PCARDB. इनको जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का डिडक्शन मिलता है वो है 7.5% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम प्लस 10% ऑफ एवरेज एग्रीगेट रूरल एडवांसेस. और तीसरे सेगमेंट में आती है फॉरेन बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशंस एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज NBFCs. इनको जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का डिडक्शन मिलता है वो है 5% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम. तो एक एक लेयर पे ऐसा मैंने कहा था तब कि एक एक कम होता जाता है. पहले 3 चीजों का टोटल करते हैं, सेकंड लेयर पे 2 चीजों का करते हैं, थर्ड लेयर पे 1 चीजों का करते हैं. उतना डिडक्शन मिलता है. और एक सिंपल सा सीपीटी का अकाउंट्स की बात है कि अगर हमको प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का डिडक्शन मिल गया तो हमने उससे प्रॉफिट कम कर लिया. अगले साल जब हमको एक्चुअल बैड डेट्स होगी तो पहले हम उसको सेट ऑफ करेंगे विद द प्रोविजन और फिर एक्चुअल बैड डेट्स को क्लेम करेंगे. ने प्रोविजन बनाया 40 करोड़ का, डिडक्शन ले लिया. अगले साल अगर मुझे 45 करोड़ की बैड डेट्स होती है तो 40 तो प्रोविजन से सेट ऑफ करूंगा और 5 पे मैं करोड़ पे मैं और डिडक्शन क्लेम कर लूंगा अंडर बिजनेस हेड. पहले एक्चुअल बैड डेट्स को प्रोविजन से सेट ऑफ करोगे और फिर उसको P&L में डेबिट करोगे. ये सब थ्योरी है. एक्चुअली फॉर आईपीसीसी इट इज ऑल थ्योरी. इसके बाद आता है स्पेशल रिजर्व. स्पेशल रिजर्व, स्टैट्यूटरी रिजर्व. इन द केस ऑफ बैंकिंग सेक्टर उनको एक डिडक्शन मिलता है रिजर्व बनाने पर. और रिजर्व बनाने का जो डिडक्शन है फिलॉसफी ये है कि अगर आप प्रॉफिट का, स्पेसिफाइड प्रॉफिट का एक हिस्सा रिजर्व में ले जाओगे तो आपको डिडक्शन मिलेगा. आई सेड द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इज टू मेंटेन दैट कैपिटल एडिक्वेसी, ताकि बैंक के पास सफिशिएंट खुद के फंड्स होने चाहिए. बैंक की इंसॉल्वेंसी कम करने के लिए ये प्रिंसिपल दिया है. इसके अंतर्गत दिया है कुछ पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज में, बैंकिंग इंडस्ट्री और फाइनेंशियल सेक्टर में प्रॉफिट का 1% का आप रिजर्व बना लेते हो तो आपको रिजर्व बनाने का डिडक्शन मिलता है. यहाँ पे असेसी का टाइप है और उस असेसी को जो रिजर्व बनाना है वो पर्टिकुलर इनकम का बनाना है, स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम का बनाना है. वो इनकम का कितना रिजर्व बनाना है ये एक इशू है. वहाँ पे 2-3 कैटेगरी हैं, जैसे है पब्लिक फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, फिर दूसरा है फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन विच इज अ पब्लिक सेक्टर कंपनी, तीसरा है बैंकिंग कंपनी और चौथा है कोऑपरेटिव बैंक. पब्लिक फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन विच इज अ पब्लिक सेक्टर कंपनी, बैंकिंग कंपनी एंड चौथा और आखिरी है दैट इज कोऑपरेटिव बैंक. इनका स्पेसिफाइड है लॉन्ग टर्म लोन, मतलब 5 साल या उससे ज्यादा का लोन. ये जो लोन दिया गया, ये लोन दिया गया फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट,
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड हाउसिंग। फिर दूसरे सेगमेंट में जो स्पेसिफाइड बिजनेस है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी अगर लॉन्ग टर्म लोन देती है फॉर हाउसिंग डेवलपमेंट। और तीसरा है एनी अदर फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, उसको लोन देना है फॉर द पर्पसेस ऑफ लॉन्ग टर्म लोन फॉर इंडस्ट्रियल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लॉन्ग टर्म लोन दिया। इन केसेस में प्रॉफिट का एक हिस्से को रिजर्व बनाना है, और प्रॉफिट का हिस्सा है 20% ऑफ द प्रॉफिट ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस। टोटल जो रिजर्व बना सकते हो मैक्सिमम लाइफ टाइम में वो है 200% ऑफ द पेड अप कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व। ये लाइफ टाइम का टोटल रिजर्व बना सकते हो। और एक तीसरा और है कि जितना रिजर्व बनाया असेसी को डिडक्शन मिलेगा एक्चुअल रिजर्व 20% ऑफ द प्रॉफिट ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस एंड 200% ऑफ द पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व। उतना असेसी को डिडक्शन मिलेगा रिजर्व बनाने के लिए। यह है अलावेबल बिजनेस एक्सपेंडिचर का अगला क्लॉज। एक आखिरी क्लॉज और था, वो था कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एंड सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्सेस अलाउड। मैंने कहा था कि शेयर्स एंड सिक्योरिटीज या तो आपकी बिजनेस इनकम हो सकती है या कैपिटल गेन हो सकता है। अगर आप कैपिटल गेन में ऑफर कर रहे हो, इफ शेयर्स इज नॉट योर स्टॉक इन ट्रेड, कैपिटल गेन हेड में आपको सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का डिडक्शन नहीं मिलता है। पर अगर आपकी शेयर्स वाली इनकम बिजनेस इनकम है तो बिजनेस इनकम में आपको सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स का डिडक्शन मिल जाता है। दैट इज देयर। इसके साथ अलावेबल बिजनेस एक्सपेंडिचर 30 to 37 हमने खत्म कर लिए थे। See, there was a notification, and that notification is we have to extend the class up to 1 PM. तो हाँ, मैं आपसे सहमत हूँ एंड मैं 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं और डिसअलावेंसेस पूरी कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं। थैंक यू।